Good afternoon, everybody. On behalf of Gastroenterology and Liver Forum, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं डॉक्टर संदीप धवन चंडीगढ़ में पिछले 21 साल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमने तकरीबन पिछले 10 से 11 साल पहले इस फोरम का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पब्लिक को पेट और जिगर की बीमारियों के बारे में अवगत कराया जाए। उसी श्रृंखला में आज का वेबिनार हमने रखा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड टाइम में हम सब ने खूब व्यंजन स्वादिष्ट खाने खाए हैं और साथ में सैर भी कम की है। नतीजा हम सब देख ही रहे हैं कि हम सब ने कुछ किलो ऐड किए हैं अपनी बॉडी में। इसी को मद्देनजर रखते हुए ओबेसिटी का टॉपिक हमने चुना है। अगला महीना हम कोलन कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के बारे में कर रहे हैं, जिसके मुताल्लिक हम फिर 5-6 पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे। अब हम आज के टॉपिक पे आए तो वो है मोटापा, जो कि एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। आपको पता होगा कि विश्व की ऑलमोस्ट 1/3 जनता ओबीस है और भारत में भी तकरीबन 13 से 14 करोड़ लोग ओबीस हैं, जिनमें से 1 करोड़ बच्चे हैं, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। मोटापे के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम डाइट और एक्सरसाइज का रोल देखते हैं, परंतु ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे हाथ क्या लगता है? निराशा। फिर कुछ व्यक्ति बैरिएट्रिक सर्जरी यानी मोटापा कम करने वाली सर्जरी के लिए जाते हैं, जिसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। आजकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी द्वारा भी मोटापे का इलाज करते हैं, जो कि कुछ लोगों में बहुत उपयोगी पाया गया है, लेकिन ये भी कोई अपने आप में पक्का इलाज नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर हम करें क्या? इसी समस्या का हल करने के लिए आज हमारे साथ भारत के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ओबेसिटी के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे और आपके क्वेश्चंस लेंगे। अंत में कहना चाहता हूं मैं कि जैसे हम सब ने हवाई यात्रा की है, उसमें विमान उड़ने से पहले अनाउंसमेंट होती है कि यात्रीगण अपनी सीट की पेटी बांध ले। उसी तरह मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि वेबिनार शुरू होने वाला है और आप अपने कमर का नाप देख लें। जो महिला 31.5 इंच और पुरुष 37 इंच से ऊपर है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, महिला 31.5 इंच और पुरुष 37 इंच से ऊपर है, वो ये वेबिनार बहुत ध्यान से सुने। अब आपका समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर गुरबिलास, जो कि चंडीगढ़ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और हमारे फोरम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे संचालकों का इंट्रोडक्शन कराएं। ओवर टू डॉक्टर गुरबिलास। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप धवन। मैं बहुत खुश हाँ कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰृंखला ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫੋਰਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ पेट जिगर और आंतड़ियां ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਟ ਜਿਗਰ ਔਰ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਹੈਡ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਦੁਸੇਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰਸ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸੂਦ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸੂਦ। थैंक यू डॉक्टर गुरबिलास। सब तो पहला मैं कंग्रेचुलेट करना चाहना डॉक्टर संदीप धवन और डॉक्टर गुरबिलास ਨੂੰ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ एंड दे हैव चूजन द राइट स्पीकर्स।
So, along with my co-chairperson Dr. Ajay, we welcome you all to this session. जिस तरह ओबेसिटी है, वेट गेन है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫॉर एग्जांपल ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੈ, which keep growing inside the body and person doesn't know about those diseases, while obesity is something which is obvious to not only to the person but to everyone around him। जो particularly पंजाब च मैं कहना चाहूँगा कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, and if somebody is obese, पंजाब च ਆਪਾਂ नहीं कहते बहुत मोटा है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ अक्सर रेफरेंस करते हैं कि ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ हेल्दी ਜਿਹਾ है। मैं ये पॉइंट कहना चाहना कि हेल्थ नहीं है, जो वेट गेन है ये एक बीमारी का कारण है, और ये बीमारी नॉट ओनली एस्थेटिकली अच्छी नहीं है, देखने से अच्छा नहीं है। ये मोटापा जो है, ओबेसिटी है, ये बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन से इफेक्ट करती है। लिवर है, इंटेस्टाइन्स है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज है, एंड इवन सम कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर डिस्कशन, एंड आई एम वेरी ग्रेट, वेरी हैप्पी दैट वी हैव चूजन दिस टॉपिक। सो इस वास्ते दो स्पीकर्स हैं। पहला आप डॉक्टर वरुण मेहता ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ ਮਹਿਤਾ is working as a professor in DMC. He is in charge of administrative section in our department, and Dr. Varun is going to speak on मोटापा क्यों है, इसके की reasons हैं। Dr. Varun Mehta, please. Good afternoon, everyone. Thank you, sir, for the kind introduction. First of all, I'd like to congratulate Dr. Sandeep and Dr. Gurbilas for having organized this webinar. ये एक बहुत ही important burning issue है which needs to be sorted out. People need to be made aware of this growing problem. India no longer is a developing country, it has almost become a developed country, and Indian problems are almost now synonymous with the problems of the West. I also thank Dr. Ajay Duseja for being here, and I would get good interaction from him and good inputs from him. My specific thanks to my co-speaker, Dr. Manish, who will be taking the talk forward and discussing on the various modalities available for the treatment of this particular condition. Having said that, जो टॉपिक मेरे को आज डॉक्टर धवन ने ड्यूटी लगाई है बोलने के लिए, वो है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी। और ओबेसिटी को हमें, व्हाट इज ओबेसिटी एक्चुअली? ओबेसिटी इज इंक्रीज बॉडी फैट। ब्रॉडली अगर हम माने तो ओबेसिटी का मतलब है बॉडी में एक्सेस ऑफ द फैट, बट इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो that how much excess of the fat in the body is bad. इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस चाहिए, और इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली हमें एक मापदंड चाहिए जिसमें हमें बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मापदंड ओबेसिटी की तरफ जाता है कि नहीं। उसके लिए जो हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं वो है बॉडी मास इंडेक्स। ये कॉमनली यूज करते हैं हम ओबेसिटी को डिफाइन करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जो कोई भी इंसान कर सकता है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, एंड इवन द सपोर्टिंग स्टाफ इन द हॉस्पिटल्स एंड इन हेल्थ केयर सेंटर्स। इट इज अ सिंपल इक्वेशन जिसमें हमें किसी भी सब्जेक्ट का वेट चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। ये मेथड सिंपल मैथमेटिक्स, वेट और हाइट का डिवीजन है, जिसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है इज ओबीस, नॉर्मल वेट, माइल्डली ओबीस, मॉडरेटली और सीवियरली ओबीस। नाउ obesity as such is a public health problem, and it causes more than 3.4 million deaths worldwide. So it is a big challenge on the national resources. Obesity खुद एक प्रॉब्लम होने के साथ साथ मल्टीपल और प्रॉब्लम साथ में लाती है। एटलीस्ट 18 कोमोर्बिडिटीज ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड हैं,
जो 18 कोमोर्बिडिटीज हैं, वी अंडरस्टैंड दे आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड दे हैव अ इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल हेल्थ रिसोर्सेज, जिसमें हार्ट की डिजीज आगे हम चल के देखेंगे, हार्ट की डिजीजेस, डायबिटीज और डिफरेंट जीआई डिजीजेस और इवन कैंसर, जैसे डॉक्टर जीसू सर ने कहा। ओबेसिटी को डिफाइन करने के लिए वर्ल्ड, इंडिया में और एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ अंतर हैं। ये देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर बीएमआई इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, बॉडी मास इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर बीएमआई पे जो इंडियन एशियंस हैं या साउथ ईस्ट एशियंस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं एज फार एज मेडिकल प्रॉब्लम्स और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा होनी बॉडी में, वो कम बीएमआई पे भी उन पेशेंट्स को वो प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती हैं। इसलिए जो एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने इंडियन एशियन और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के लिए जो बीएमआई का मापदंड है वो कुछ थोड़ा डाउन किया है। कहने का मतलब, जैसे जो प्री ओबीस लोग हैं हमारे कंटेक्स्ट में 23 to 24.9 है, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में अबाउट 25 है, while anything above 30 is considered to be obese, while from 25 to 29.9 is considered to be obese in our setup, that is Southeast Asian and the Indian setup. So इस टेबल चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। You can calculate your height और वेट का जो सिंपल रेशियो है उसको कैलकुलेट करके आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप जो है नॉर्मल वेट में आ रहे हैं, ओवर वेट में आ रहे हैं, प्री ओबीस अगर ओवर वेट है या ओबेसिटी की तरफ है तो क्या आप माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ओबेसिटी की तरफ आते हैं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट जो मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स ओबेसिटी के कारण होती हैं, जो हम थोड़ी देर में आप सब लोगों से शेयर करेंगे, वो डिपेंड्स ऑन द बीएमआई। हायर द बीएमआई, higher will be the health risk for that particular thing. अब BMI अगर जस्ट प्री ओबीस कोई इंसान व्यक्ति है तो उसका जो हेल्थ रिस्क है इज माइल्डली इंक्रीज्ड, while if the BMI is very high, above 40, the health risks are very high. इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ओबेसिटी के साथ या मोटापे के साथ या इंक्रीज बॉडी फैट या एक्सेस वेट के साथ एसोसिएटेड है, वो सिंगल नहीं है, यूजुअली वो मल्टीपल होती है। यानी कि जिस किसी पर्सन को डायबिटीज है उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है तो नेचुरली कार्डियक डिजीज भी हो सकती है। तो एक इसको हम सेपरेट एंटिटी लेके नहीं चल सकते हैं। वी नीड टू कंसीडर इट इज एज अ मोज़ाइक ऑफ डिजीजेस व्हिच हैव डिफरेंट स्प्राउट्स, यानी कि एक तना है पेड़ का जिसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सो विल कम टू व्हाट आर द कॉजेस। अब हम थोड़ा ये इस पे डिस्कस करेंगे कि ज्यादातर मोटापे के, एक्सेस फैट के या एक्सेस वेट के कॉजेस क्या हैं। Most of it is very important to understand that it is the decreased physical activity. जो हम लोगों के बुजुर्ग थे, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, they used to eat a lot, वो बहुत खाना खाते थे, बट उनमें जो है ये प्रॉब्लम्स, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्टेमिया, हाइपोकोलेस्टेमिया की प्रॉब्लम्स कम देखी जाती थी, क्योंकि वो अपने मसल्स को मूव करते थे। The more you move your muscles, the more fat you burn, the more healthier you. ऐसा नहीं है कि उनको खाने का कोई कमी थी, ऐसा नहीं है कि there was dearth of eating articles for them. They used to eat a lot, but they did a lot of physical activity. खेत में काम करना, साइकिल चलाना, पैदल जाना, लिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ओबेसिटी को दूर रखती हैं। Second comes faulty dietary habits like skipping the breakfast, skipping the lunch, going to a fast food shop and having a lot of all these things which are readily available now. अब इंडिया में ऐसा नहीं है कि कुछ बर्गर्स या पिज़्ज़ास एक इलाइट क्लास के लिए अवेलेबल है। बर्गर्स एंड पिज़्ज़ास आर अवेलेबल एट एवरी nook and corner. They are very lowly priced, but
they are definitely, I'll say, one of the most poisonous foods. Drinking too much of alcohol, sugary drinks. I like to place a very specific comment on sugary drinks. Most of us feel that juices are very good for health. Yes, juices are good for health, but in some moderation. If one is taking excess of juices because of their fructose content, because of their sugar, simple words में बताऊंगा, because of the sugar contents, they have a high tendency for weight gain. Rather than taking sugary drinks like the energy drinks and the juices, it is better to take whole fruits. Whole fruits में fiber भी होता है. Whole fruit जो है आप satiety की feeling में देते हैं, and naturally they are abundant with vitamins. Many people here eat large portions at a particular meal, just skip meals for 8 hours. It is called binge eating. कि एकदम से कुछ खाना खा लिया, बीच में 8-10 घंटे कुछ भी नहीं खाया, फिर जब खाना खाने के लिए एक बार एकत्रित हुए तो अपने जरूरत से ज्यादा खाना नहीं. These are one of the most important causes. Medical causes of obesity are very far and low. The most of it is a mindset disease. It is not basically not a organic disease. It is a mindset disease. I'd like to place a specific comment on comfort eating. Like, there are people who have some psychogenic problems, some maladjustment problems, they feel depressed. Eating them gives them a comfort. So they have a tendency for excessive eating and hence gain weight. Coming to the another cause is lack of sleep. A good 6 to 8 hours, 6 to 7 hours sleep in 24 hours is a must. Lack of sleep leads to various hormonal issues in the body, which have all adiposity increasing effects. As I told you, underlying medical conditions like कुछ diseases होते हैं जिसमें body में chemicals कम बनते हैं, किसी में कुछ chemicals ज्यादा बनते हैं. जैसे थायराइड की बीमारी होती है, अगर थायराइड हार्मोन शरीर में कम बन रहा है तो उसमें जो है मोटापा हो सकता है. कुछ डिजीजेस होते हैं जिसमें बॉडी में स्टेरॉइड ज्यादा बनते हैं, जिसको हम कशिंग सिंड्रोम कहते हैं. बट अगेन टू स्ट्रेस, ये डिजीजेस बहुत कॉमन नहीं है. These diseases are not the commonest cause of obesity. I'll again say that the commonest causes of obesity are decreased physical activity, faulty dietary habits, and most often and not thinking about obesity as a problem. Some drugs can also, just make a passing reference, इंसुलिन जो हम रूटीनली डायबिटीज कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, वो शुगर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए वो मोटापा कर सकती है. एंड कुछ ड्रग्स जो साइकियाट्रिस्ट हमारे साइकियाट्रिस्ट कलीग्स यूज करते हैं, वो भी कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो दे कैन आल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ obesity. So there's a heavy truth regarding obesity. The statistics for obesity are very robust. The statistics for obesity are very also उसमें थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि जो जितनी स्टैटिस्टिक्स हैं, जितना ओबेसिटी वर्ल्ड में बढ़ रही है, क्या हमें उससे डर के कुछ ना कुछ जो है आगे के लिए सोचना चाहिए. वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी 1975 के बाद जब बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल चेंजेस आए, जब एफ्लुएंस बढ़ा, उसके बाद वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी बढ़ा है. 2016 में around 1.9 million obese patients थे, and who were overweight, and 650 million. 650 million आप समझ सकते हैं कि कितना है. And it is very I'm to say disturbing to understand and to also appreciate that obesity जो है सिर्फ एक young adults की या middle aged adults की प्रॉब्लम नहीं है. जो obesity है वो आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है. And it has been estimated in the UK that around 4 to 5% of children above 10 years of age or 5 to 10 years of age are obese. So this is just to share with you that what is the prevalence of obesity in our country.
now there was not much service available in our country as far as the epidemiological study of obesity was concerned. But इसमें हमें देखने से ये पता चलता है कि ये ऊपर का चार्ट जो है और नीचे का चार्ट मेल और फीमेल का थोड़ा सेपरेट बनाया है. इसमें जो है इनिशियली जब बहुत ज्यादा एफ्लुएंस हमारे कंट्री में, it's not good, it's good to be affluent, but it is important to be health conscious also. तो जब 1999 में जब था, ओबेसिटी का प्रोपोर्शन बहुत कम था. ओवर पीरियड ऑफ टाइम ओबेसिटी का प्रोपोर्शन हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, बोथ फॉर मेन एंड एज वेल एज फॉर फीमेल, बोथ इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरिया. पहले हम कहते थे कि किसान खेती करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनमें ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स जो हैं या ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज कम हैं. बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल भी अब चेंज हो रहा है. रूरल एरियाज का लाइफस्टाइल जो है अब, जो आज से रूरल एरियाज का लाइफस्टाइल अराउंड 40-50 years बैक था, वो नहीं है. They all have access to all the modern amenities. They have access to cars. They have access to all the two-wheelers. They have access to all the foods which are, वो उनका उन सब फूड्स को बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबिलिटी है, जो फूड्स ओबेसिटी के लिए हम बुरे मानते हैं. बट प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है. अगर अवेयरनेस होगा तो हम रूरल एरियाज में ओबेसिटी के पैंडेमिक को फैलने से किसी हद तक रोक सकते हैं. This is going the same way that अगर हम ओबेसिटी का चार्ट प्लॉट करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, और हम देखते हैं कि ओबेसिटी किन में ज्यादा है, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, अनएजुकेटेड में. पहले माना जाता था कि अनएजुकेटेड में, यानी कि अनएजुकेटेड with regards for everyone, I'll say uneducated means those who do not have access to the फॉर्मल एजुकेशन, जैसे रिक्शा पुलर्स हैं या जैसे हमारे मेसन्स हैं, जो हमारे डेली वेज अर्नर्स हैं या जो लेबरर्स हैं. उनमें ओबेसिटी का जो मापदंड अगर हम लगा के देखते हैं तो ओबेसिटी जो है या एक्सेस वेट उनमें बहुत कम पाया जाता है. बट एज द सिचुएशन हैज चेंज, टीवी हर घर में अवेलेबल है. इवन जो लोग बहुत एक सिंगल हटमेट में रहते हैं, उनके पास भी टीवी है. इवनिंग में they otherwise used to do something like play volleyball, play something, किसी के घर चले गए, साइकिल पे चले गए. अब देर में glued to the टीवी के सामने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, easily available food है. So the obesity is increasing even in people who do not have the formal education. This is a bad trend. We have to reverse it. तो क्या BMI is the only parameter जो अवेलेबल है हमारे पास ओबेसिटी को मेजर करने के लिए? BMI के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको एक वेइंग स्केल चाहिए जिससे आप वेट मेजर करेंगे, आपको एक स्केल चाहिए जिससे आप हाइट मेजर करेंगे, सेजियोमीटर चाहिए. बट इज देयर एनीथिंग व्हिच वी कैन यूज टू मेजर ओबेसिटी बाय जस्ट मेजरिंग द वेस्ट हिप रेशियो? इसके लिए आपको एक सिंपल मेजरिंग टेप चाहिए जो हर घर में अवेलेबल है. इससे जो है हम वेस्ट और हिप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. वेस्ट हिप रेशियो हैज बीन यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ मेजर ऑफ हेल्थ, और वेस्ट हिप रेशियो से ही जो है ओबेसिटी डिफाइन होती है कि ओबेसिटी एंड्रॉइड टाइप की है या गायनिकॉइड टाइप की है, जिससे आगे की और सारी प्रॉब्लम डिफाइन होती हैं. I'll just take a minute to discuss what is android and what is gynecoid obesity. Indian में unfortunately we are seeing more of android obesity, जिसमें most of the fat is deposited in the central compartment of the body, this is the visceral fat, यानी कि जिसको हम normal way में कहते हैं कि पेट फूल गया है या पेट में भरापन हो गया है या पेट टाइट हो गया है. तो उसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एप्पल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन. जो गायनिकॉइड होता है उसमें हम कहते हैं पियर शेप. और पियर शेप जो है इज अ फीमेल सॉर्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाइल एंड्रॉइड इज अ मेल टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन. जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी हैं जो हम जस्ट अ मिनट में डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा से मोस्ट ऑफन एंड देन नॉट have been appreciated with android sort of an obesity. तो
पेशेंट्स जिनका एंड्रॉइड ओबेसिटी है, जिसमें अपर सेगमेंट में फैट ज्यादा एकत्रित हो रहा है, एज कंपेयर टू गायनिकॉइड ओबेसिटी, हैव अ मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी. So, गिविंग दिस डेटा, जो हमने फिगर्स आपको कोट किए, जो हमने डिस्कस किया कि जो ओबेसिटी है रूरल एरियाज में जा रही है, जो ओबेसिटी जो है इवन उस डेटा में जा रही है जिस डेटा में आज तक ओबेसिटी के फीचर्स नहीं पाए जा रहे थे. सो इज देयर अ नीड फॉर इंटरवेंशन इन ओबेसिटी? यस, आई विल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट देयर इज अ नीड फॉर इंटरवेंशन इन द दिस टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ ओबेसिटी. अभी हमें ये इंटरवेंशन किस लिए चाहिए? बिकॉज वी हैव सीन दैट दोज पेशेंट्स हु हैव ओबेसिटी, जिनको ज्यादा वेट है, जैसे फीमेल मेल्स में 5 to 8% एंड 7 to 7.8 years लेस देन देयर नॉन ओबीस काउंटरपार्ट्स. इनका जो लाइफ स्पैन है करीबन 7 से 8 साल जो है अपने नॉर्मल वेट के जो सहयोगी हैं उनसे कम होता है. और marked reduction in life expectancy has been seen in various studies. और जो BMI रेंज है 30 to 35, उसमें करीबन जो लाइफ स्पैन 5 साल तक के लिए, और जब अगर BMI 40 से बियॉन्ड होता है, यानी कि BMI अगर 40 से ऊपर क्रॉस हो जाता है, तो उसमें जो है जो सर्वाइवल है, लाइफ स्पैन जो है करीबन 10 साल तक भी कम हो सकता है. ये अगेन चिंता का विषय है, बिकॉज इस पे जो है किसी भी फैमिली के हेल्थ रिसोर्सेज, किसी भी फैमिली के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑन अ ग्रेटर लेवल जो कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बहुत हेविली बर्डन हो जाते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्ट इज द डायबिटीज मेलाइटस, व्हिच इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. यानी कि इन पेशेंट्स को डायबिटीज का जो मेन कंट्रोलिंग बॉडी में केमिकल है वो इंसुलिन है. वो बॉडी इंसुलिन को जो है सेंसिटिव नहीं रहती है, यानी कि बॉडी पे इंसुलिन का इफेक्ट नहीं होता है. बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनती रहती है. ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनने की वजह से बॉडी में एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट टिश्यू जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो एकत्रित होता जाता है और वेट गेन होता जाता है. तो इट हैज बीन फाउंड दैट डायबिटीज पेशेंट जो obese हैं उनमें इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डायबिटीज. एंड इट हैज बीन फाउंड दैट जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं 90% of them will have a BMI which is in overweight or in the obese range. So this is just a cartoon to show you the same thing. Hypertension भी जो है central obesity better correlate करती है hypertension के साथ. और ये एक रिस्क चार्ट है जिसमें हमें बताया है कि जैसे जैसे BMI बढ़ता है both for men as well as for females there is a progressive, यानी कि एक linear relation है, एक लीनियर कोरिलेशन है बिटवीन हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी. हार्ट डिजीज हम सबको पता है, हृदय के रोग वर्ल्ड में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है. और जो ओबेसिटी है यानी कि एक्सेस वेट है, वो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों में ही उसका बहुत अधिकतम रोल है. और 9% जो इंक्रीज इन हार्ट अटैक की जो चांसेस हैं वो 1 यूनिट BMI बढ़ने से हो सकते हैं. और हार्ट फेलियर के 2-fold इंक्रीज रिस्क है. ये भी एक कार्टून, इसी में हमने यही बताया है कि जैसे जैसे ओबेसिटी के जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है फ्रॉम नॉर्मल वेट टू सिवियर ओबीस, ये सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो सब ये जो एडवर्स इवेंट्स हैं ऑफ हार्ट फेलियर, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक. स्ट्रोक का मतलब होता है लकवा, स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम हो जाना. So increase also is same with the cerebrovascular diseases, यानी कि लकवा या जिसको हम जो है अधरंग कहते हैं, जिसमें ब्रेन में या तो जो है क्लॉट बन सकता है या ब्रेन में हेमरेज बन सकते हैं. ये जब जो है सारे के सारे इंक्रीज इसके साथ कोरिलेट करते हैं. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे हमने आपसे बात किया, जिसमें डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, इतना ही बताना सफिशिएंट है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, शुगर लेवल ज्यादा होते हैं. और जो वेट सर्कमफ्रेंस, जैसे डॉक्टर अनिल सर बात कर रहे, डॉक्टर धवन बात कर रहे थे, उसमें जो है वेट सर्कमफ्रेंस इज मोर देन 40 इंचेस एंड 35 इंचेस रिस्पेक्टिवली फॉर मेल एंड फीमेल्स. तो हम इतना कह के इस टॉपिक पे एक बार डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस
सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट यानी कि अधरंग और हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यानी कि पेट की और पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लीवर की प्रॉब्लम्स, वो सब मैंने आपको इस कार्टून में दिखाया है। लीवर का या पेट का कोई भी हिस्सा जो है वो ओबेसिटी के साथ नेचुरली इफेक्ट होता है। अगर हम फूड पाइप की बात करें तो उसमें जो है इवन कैंसर तक हो सकता है, स्टमक में भी कैंसर हो सकता है। लीवर पे जाए तो उसमें जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ लीवर डिजीज, जिसको हम जो बिना शराब पिए वाले मरीजों में फैटी लीवर होता है, विच कैन गो टू लीवर कैंसर ऑल्सो, गॉल ब्लैडर में कैंसर और कोलन, जैसे डॉक्टर धवन बात कर रहे, डॉक्टर संदीप धवन बात कर रहे थे कोलन कैंसर अवेयरनेस के बारे में, उसका भी ओबेसिटी के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो पेशेंट्स हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और एस्थमा की प्रॉब्लम्स ज्यादा मानी गई है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है जो किसी भी पेशेंट को कभी भी प्रॉब्लम्स, नॉक्टर्नल प्रॉब्लम्स कर सकती है, जिसके लिए उनको डिफरेंट बहुत हाई एंड मशीन्स यूज करनी पड़ती हैं, विच आर वेरी कॉस्टली। Reproductive diseases, it has been seen that obese people have polycystic ovary diseases, जो जिसमें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं of not being able to conceive, यानी कि स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। menstrual irregularities और gestational diabetes obese patients में ज्यादा पाया गया। There are a lot of psychosocial problems with obesity. Their mood swings are there, decreased quality of life because of their body imaging, because of the cosmetic effects, as has been alluded to by Dr. Ajit Sood. And there are a lot of health and mental issues, anxiety, eating disorders, and they have stigmata of discrimination and of social discrimination also. Osteoarthritis, नेचुरली ज्यादा वेट होता है तो सारा वेट जो है जॉइंट्स पे जाता है। जॉइंट्स की जो है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो जॉइंट्स की जो है इरोजन हो जाती है, ग्रीस कम हो जाती है, जिसमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आती है। All these cancers have been also associated with obesity, going from gallbladder to even to the breast. Most common जो उसका जो एसोसिएशन देखा गया है वो जो है gallbladder, esophagus और कोलन और ब्रेस्ट के साथ देखा गया। तो अगर हम सारा ये बात कर रहे हैं कि वेट गेन की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कि क्या बेनिफिट होगा हमें वेट गेन को कम करके? क्या अगर हम वेट लॉस करते हैं क्या कोई बेनिफिट होगा हमें? यस, डेफिनेटली यस, इट विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग, आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है, जो पेशेंट का कार्डियक फंक्शन इंप्रूव करता है, जो हार्ट की रक्तचाप है यानी हार्ट, हृदय का जो धड़कन है, हृदय का जो रिदम है उसको इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव होता है, ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, और हो सकता है कि शुगर की मेडिसिन और जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद कर दी जाए। So overall mortality may be reduced by 50%. This much is the benefit of the weight loss. So सब साथियों, सह-साथियों, मेरे teachers and my colleagues, to conclude, I'll say that there's a pandemic of obesity. Obesity जो है सिर्फ एक ग्लोबली डेवलप्ड कंट्रीज का प्रॉब्लम नहीं है, वो अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, विच आर ऑलमोस्ट नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें एक ज्यादा उसने एक दस्तक दे दी है और उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एंड जो इसका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज द मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। अभी हम मेरे को स्पीकर डॉक्टर मनीष इसके बारे में बात करेंगे, बट उसमें जो है अगर हम सर्जरी की बात करते हैं, हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उनका इफेक्ट्स जो है आर गुड, बट दे मे नॉट बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग। So prevention is the mainstay of the treatment, and sustained weight loss का जो benefit है उसको जो है हम कभी भी जो है कम, उसको जो है हम कम उसमें नहीं माप सकते हैं। उसका जो है डेफिनेट जो है बेनिफिट है इवन बॉडी की इम्प्रूवमेंट में, डिजीजेस को कंट्रोल करने में, और इवन जो है लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स को कम करने में। Thank you all for a patient hearing. The road is long. We have a long way to go, but I think we can all contribute our share to it. Thank you so much. Thank you, Dr. Varun. I think आपने बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से लोगों को बताया है. Can you please stop sharing your screen? Yeah. Sure. So बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से आपने I think लोगों को बताया है कि
ओबेसिटी या मोटापा क्या चीज है, इसके क्या कारण हैं और इसको कैसे कंट्रोल करना है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, वो हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आई थिंक बिफोर वी गो ऑन टू द ट्रीटमेंट, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लोगों ने डालने शुरू करे हैं और मुझे लगा कि आई थिंक बिफोर हम ट्रीटमेंट पे जाएं, डॉक्टर अजीत सूद को शायद कहीं जाना था, शायद प्रॉब्ली इज नॉट देयर। तो मैं आपसे बस ये कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने बात करी कि ओबेसिटी या मोटापा एक लाइफस्टाइल है, वी अंडरस्टैंड, और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और ये भी एक तरह का एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी और आपके डाइट का बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि यार हम तो कुछ खाते ही नहीं, हमारी तो कोई डाइट ही नहीं है, एक चपाती खाते हैं, दे आर ऑल्सो रिलेटिवली फिजिकली ऑल्सो एक्टिव, लेकिन पता नहीं फिर भी वजन कम नहीं होता और दे कीप गेनिंग वेट, राइट? So that's a major issue which general people would feel, right? तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ये लोग जो कहते हैं कि हमारी तो डाइट भी नहीं है, हम फिजिकली भी काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी मोटापा जो है हमारा कम नहीं होता है या होता रहता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? Sure sir, sure. Thank you for this sir. Most often sir, ऐसे पेशेंट्स में हमें एक बार जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के बारे में मैंने बात किया, which is fairly a common disease, while other diseases like endocrine disease like Cushing's वगैरह जो है वो तो काफी अनकॉमन है, बट एक बार हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए। जो स्पेशली इन फीमेल्स हार्मोनल इश्यूज आर क्वाइट prevalent, like polycystic ovarian disease अगर हम कहें starts with obesity, it is two ways. Actually polycystic ovarian disease may start and even end up with an obesity. So उन पेशेंट्स में भी जो है हमें एक बार जरूर इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि क्या कोई हार्मोनल इश्यूज हैं जो which we can treat actually, which are treatable causes for obesity. बट एक बार उन लोगों को भी थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूर कर लेना चाहिए कि क्या वो एक्चुअली उतना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज सपोजिडली रिक्वायर्ड, क्या वो उतना कम उनका जो है इनटेक है विच इज सपोजिडली रिक्वायर्ड. सम ऑफ अस समटाइम्स टेक वेरी स्मॉल मील्स व्हेन जो फॉर्मल मील्स हम बहुत थोड़ी लेते हैं, बट otherwise munching goes on around throughout the day, like open up the refrigerator, pick up something and eat it. वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी ओवरऑल वेट गेन करने में आई मीन टू से इफेक्ट डालती हैं. सो वो चीज जो है एक किसी भी इंसान को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूर कर लेना चाहिए. आई थिंक आपका मैसेज ये बहुत अच्छा है कि अगर किसी को मोटापा है, कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाके खाना बहुत जरूरी है कि हो सकता है उसका कोई मेडिकल रीजन हो. exactly. उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद भी वो अगर नहीं लूज कर पा रहे हैं तो हमें मेडिकल रीजन एक ढूंढना बहुत जरूरी है. बहुत अच्छी आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है. लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, मैं उस पर आपका कमेंट चाहूंगा, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ओबेसिटी है या मोटापा है ये तो हमारी फैमिली में ही रन कर रहा है, ये तो हमारे जेनेटिक्स ही है, हमारे जीन्स में ही है. मैं तो कई बार उनको क्लिनिक में कहता हूँ आपके ये नहीं है कि इट इज रनिंग इन द फैमिली, इट इज बिकॉज नोबडी इज रनिंग इन द फैमिली. यस एग्जैक्टली नहीं है, राइट? तो पता नहीं वो भी है. लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जीन्स का या जेनेटिक्स का क्या रोल है, लोगों को ये बताना मुझे लगा बहुत जरूरी है कि कुछ आप बताएंगे. जो जेनेटिक रोल है ऑफ ओबेसिटी, एक्चुअली ओबेसिटी एज आई डिस्कस्ड एक मोज़ाइक है सर, जिसमें जो जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स, सेडेंटरी हैबिट्स, वो सब आते हैं. बट एट द सेम टाइम हमें जो है अगर कोई फैमिलीज में रन कर रहा है और स्पेशली अगर फैमिलीज में उसकी वजह से मोर्टेलिटी यानी कि बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी जो है हमें, ऐसे फैमिलीज को भी जो है हमें जरूर जो है एक बार मुआयना कर लेना चाहिए. और जेनेटिक जो कुछ जीन्स डेफिनेटली हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, पर्टिकुलरली सो विद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसके बारे में बहुत चर्चा भी होती है. बट अगर हम इसमें ये कहें कि वो हर पेशेंट को हमें इन्वेस्टिगेट करना संभव है, ओबेसिटी का जो पेंडेमिक है इतना रैम्पेंट है, इतने लोग जो है ओबेसिटी से ग्रस्त हैं,
हर पेशेंट को जो है इन्वेस्टिगेट करना फिजिबल नहीं है. यस, वी नीड टू टेक दोज फैमिलीज जहाँ पे ओबेसिटी रन्स इन फैमिलीज और उसकी वजह से एडवर्स इवेंट्स होते हैं, उनको हमें जरूर इन्वेस्टिगेट करके इवन जेनेटिक लेवल तक so that medical treatment can be offered to them. नहीं, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक मैं एक क्वेश्चन और बस आपसे पूछूं, फिर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे और बहुत सारे और क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है मैं अपने ऑडियंस को बता दूं और उनका शुक्रिया भी अदा कर दूं कि आई थिंक संडे के दिन, वैलेंटाइंस डे के दिन वो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ दोपहर को जो समय आई थिंक बिता रहे हैं उनके लिए उनका धन्यवाद. लेकिन अपने क्वेश्चन प्लीज डालते रहिए चैट बॉक्स में और हम जो है इसके बाद जब दोनों टॉक्स हो जाएंगी तो आधा घंटा पूरी चर्चा पब्लिक फोरम की तरह करेंगे. एक क्वेश्चन डॉक्टर वरुण आपसे मेरा बस ये है बिफोर वी गो ऑन टू द ट्रीटमेंट कि आपने बात करी कि बीएमआई होता है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस है जिससे हम मोटापे का करते हैं नापतोल. लेकिन आप ये बताइए मुझे कि कोई अगर आपसे पूछे या हमसे पूछता है तो आप उसको क्या जवाब देंगे कि उसका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए? एक आदमी या एक औरत का आइडियल बॉडी वेट करने के लिए क्या हम उसको एक सिंपल चीज बता सकते हैं? सर, आइडियल बॉडी वेट जो है नेचुरली डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ द पेशेंट. सो उसमें जो है जो स्टैंडर्ड नॉर्मोग्राम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अगर किसी पेशेंट का जो आइडियल बॉडी वेट है विल बी एज पर नेचुरली it differs from male to females also. So ideal body weight is dependent on the height of the person and according to that we can show them the normograms कि आपकी इस height के accordingly suppose आपका जो height है around 140 160 centimeters है तो आपका ideal body weight जो है 60 kgs होना चाहिए या some range can be given कि 60 to 65 के बीच में होना चाहिए. So वो उसी के accordingly हम सर मापदंड बनाएंगे. आई एग्री विद यू. आई थिंक सिंपल सा फार्मूला जो डॉक्टर वरुण बता रहे हैं कि जितनी आपकी हाइट सेंटीमीटर में है, जैसे अगर 165 सेंटीमीटर है उसमें से 100 कम कर दें. अगर 65 में से 100 कम कर दिए तो 65 किलो आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए. अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर वो भी होती है तो कुछ लोग या आईसीएमआर सजेस्ट करता है कि उसमें से 10% और कम होना चाहिए. लेकिन सिंपल सा फार्मूला ये है कि जो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर है 165 सेंटीमीटर में से 100 आपने कम करे तो 65 किलो आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वरुण. लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना है. बहुत सारे और क्वेश्चन है. मैं तो सिर्फ बीच में थोड़ा सा मोनोटनी थोड़ा सा तोड़ने के लिए बीच में मैंने क्वेश्चन शुरू करे. लेकिन डॉक्टर अब आई थिंक मोनीश छाबड़ा हमारे साथ हैं. ये फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में डायरेक्टर हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है. बहुत इन्होंने काम किया है लिवर डिजीजेस में और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डिजीजेस में और ये हमें बताएंगे अब नेक्स्ट 15-20 मिनट में कि हमने सुन लिया कि भी ये मोटापा है, इसको कैसे डिफाइन करना है, आपका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, इसके कारण क्या है, लेकिन उसके लिए करना क्या है. किसी को अगर मोटापा है तो उसको अपना वजन कम करने के लिए, आइडियल बॉडी वेट पे पहुंचने के लिए क्या करना है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस उसको करनी है, डाइट में, एक्सरसाइज में. जेनेटिक्स को तो आप कुछ कर नहीं सकते और इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल आपका अगर फेल हो जाता है, आपने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, तो क्या हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शन हमें कब यूज करने हैं, किन मरीजों में करने हैं, उनके लिए फिटनेस कैसे देखनी है, सबको नहीं वो कर सकते हैं. तो इन सब चीजों के लिए आई थिंक डॉक्टर मुनीश छाबड़ा हमारे साथ हैं. डॉक्टर मुनीश, ओवर टू यू. यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड बताइए हमें इन सब चीजों के बारे में. थैंक यू. Thank you, Dr. Duseja. And first of all, I'd like to thank the Gastroenterology Liver Forum of Chandigarh, Dr. Dhawan, Dr. Gurbilas, for giving me this opportunity to speak at this webinar. And wonderful talk, Dr. Varun. तो मैं शुरू ये करना चाहूँगा कि सारी ओबेसिटी अब नॉर्मल नहीं होती. जैसे आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे एक सुमो रेसलर है, इसका वेट 150-60 किलो होता है. अगर ये बीएमआई के हिसाब से देखेंगे तो ये मॉर्बिडली ओबीज है, बट लोगों ने स्टडी किया है कि इनकी विसरल फैट बहुत कम होती है. इनका जो ज्यादा वेट है वो मसल का वेट है और मेटाबॉलिक प्रोफाइल इन लोगों का बहुत हेल्दी रहता है.
तो ऐसा क्यों है कि इतने वेट के बाद भी इनका मेटाबॉलिक प्रोफाइल बहुत हेल्दी है? बिकॉज ये 24 घंटे में से 5-6 घंटे हैवी एक्सरसाइज करते हैं और वर्कआउट करते हैं, और कैलोरीज भी अगर देखें 7 से 8,000 कैलोरी खाते हैं, बट स्टिल दे आर हेल्दी। सो सारा मोटापा एबनॉर्मल नहीं होता, बट यस, जब ये मोटापा इन सारी बीमारियों को जन्म दे देता है, जैसे डॉक्टर वरुण ने बताया कि डायबिटीज भी होगी, ब्लड प्रेशर भी हो गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट कर दिया, और बहुत तरह की लिवर की और जीआई प्रॉब्लम साथ आ जाती हैं, तो ये ओबेसिटी अनहेल्दी हो जाती है, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, मसल का मास कम हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी, जैसे डॉक्टर वरुण ने बताई। आपने देखा होगा लोग अस्पताल आते हैं इन बीमारियों का इलाज कराने, बहुत सारी दवाइयां, डायबिटीज की खाएंगे, ब्लड प्रेशर की खाएंगे, हाइपरटेंशन की खाएंगे, और पता नहीं दुनिया जहां की 14-15 तरह की दवाइयां खा रहे होते हैं, बट कभी भी वो हॉस्पिटल ओबेसिटी के लिए नहीं आते देखा मैंने कि मैं ओबेसिटी का इलाज कराने जा रहा हूँ अस्पताल में। कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है इन लोगों से। जब हम डिस्कस करते हैं कि भाई इन सब प्रॉब्लम्स का जो एक रूट कॉज है वो ओबेसिटी है, वो एक्नॉलेज करते हैं, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग अबाउट ओबेसिटी। कहीं ना कहीं एक विलफुल निग्लेक्ट है, मेरे को लगता है कि अगर जो ओबेसिटी को डिस्कस करें और उस पर एक्ट करें, अमल करें, कि ये सारी रूट कॉज की प्रॉब्लम्स उनकी ठीक हो सकती हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत ओपननेस नहीं है एक डॉक्टर के साथ डिस्कस करने में कि भाई हम इसको कैसे टैकल करें, बिकॉज एक ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इट इज नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम कि भाई कैलोरीज कम खानी है और बर्न ज्यादा करना है। मेरे हिसाब से एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले हमारे गट के हार्मोन्स, जैसे ग्रेलिन होता है जिससे भूख लगती है, और कुछ हार्मोन्स जिससे हमारे को स्टाइटी मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है खाना खाने के बाद, हमारा नर्वस सिस्टम उसमें असर करता है, हमारा ब्रेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, हमारे मेटाबॉलिक फैक्टर्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट का फैक्टर रहता है, और कुछ हमारे बैक्टीरिया भी हैं जो बहुत पार्ट प्ले करते हैं इसमें। सो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसमें मेरे हिसाब से एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए, सिर्फ एक डॉक्टर नहीं चाहिए, उसमें एक डाइटिशियन का रोल आता है, एक साइकोथेरेपिस्ट का रोल आता है, एक्सरसाइज वाले का रोल आता है। सो इट इज ए very complex problem which has to be dealt by a team, not by a single doctor. So एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई कितना वेट लॉस इंपॉर्टेंट है, हाउ मच वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें स्टडीज ने दिखाया है कि जब आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या किसी भी ट्रीटमेंट से वेट लॉस करना शुरू करते हैं, तो मोर देन 10% इज ए क्रिटिकल वेट लॉस विच हेल्प्स यू इन डिक्रीजिंग योर कोमॉर्बिडिटीज। क्या मतलब कि जैसे कोई 100 किलो का है, अगर जो 10 किलो से ऊपर लूज कर लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर की दवाइयां, डायबिटीज की दवाइयां, फैटी लिवर में सिग्निफिकेंट फर्क पड़ सकता है। एनीथिंग विच इज लेस देन 10% थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर जो देखें लेस देन 10% ओवर कई ईयर्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता इन कोमॉर्बिडिटीज को कम करने के लिए। सो ये एक जो फिगर है आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपका बेसलाइन वेट सपोज 70 है, 80 है, 90 है, तो 10% ऑफ द टोटल बॉडी वेट लॉस का टारगेट आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि दैट इज द टारगेट आई हैव टू लूज टू इम्प्रूव माय ब्लड प्रेशर, टू इम्प्रूव माय शुगर, और फैटी लिवर को कम करना और बाकी जो बीमारियों को कम करना है। 10% का गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी ट्रीटमेंट में। तो अब अगर जो देखें हम क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं वेट लूज करने की, तो इस पिरामिड में अगर जो आप देखेंगे, बेस ऑफ द पिरामिड इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट, चाहे आप बैरिएट्रिक सर्जरी चूज करें, एंडोस्कोपी चूज करें, कोई और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चूज करें, ये कॉर्नरस्टोन ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डाइट, और डाइट में कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, कितनी फैट खा रहे हैं, कितने कार्ब्स खा रहे हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर दुसेजा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम तो खाते एक रोटी हैं बट हमारा वेट फिर भी कम नहीं होता। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा, मेजॉरिटी लोगों को कैलोरीज का कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई कैलोरीज कितनी खा रहे हैं, एक कटोरी दाल में कितनी कैलोरी है, जो एक रोटी है वो कितनी मोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या कैलोरीज हैं पूरे दिन में। तो वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। और डाइट के अंदर
मीठा कितना खा रहे हैं। एक छोटी सी बर्फी का पीस है, 200 कैलोरी चली जाती हैं। वो 200 कैलोरी 2 घंटे की आप एक्सरसाइज करते रहिए फिर भी बर्न नहीं होंगी आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपका नेचर ऑफ फूड डाइट में कैलोरीज कितनी खा रहे हैं और वो कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं, कितनी फैट में से हैं, कितनी कार्ब्स में से हैं, कितनी प्रोटीन में से हैं, उनका क्या बैलेंस है, क्या संतुलन है, वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी है। इसमें लोग कहते हैं हम तो 1 घंटे की सैर करते हैं, वो टहलते हैं या ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, नहीं पता। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 30 to 40 मिनट्स ऑफ, ठीक है, कार्डियो इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे एक बात और मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई करते हैं और वेट लूज नहीं होता 1 घंटे की रोज की सैर के बाद भी, कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी हर एज पे इंपॉर्टेंट है। जो ये जिम का कंसेप्ट यंगस्टर्स के लिए नहीं है, ये जिम का कंसेप्ट एल्डरली लोगों के लिए भी है। चाहे वेट उठाओ 500 ग्राम चाहे 1 किलो, वेट ट्रेनिंग करनी है आपका मसल मास को मेंटेन करना, बिकॉज मसल मास मेंटेन होएगा, मसल मास इंप्रूव करेगा तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करेगा, जिससे आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। सो फिजिकल एक्टिविटी में 2 चीजें, कार्डियो के साथ साथ थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग, चाहे आप पुशअप्स कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपने बॉडी का वेट उठा रहे हैं, वो करना बहुत जरूरी है। और तीसरा कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? ये लोगों के लिए जब स्ट्रेस होता है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, तो ज्यादा खाना खाया जाता है, तो उनको पता ही नहीं लगता कब खा गए, कैसे खा गए। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में है आपको अपना अंदर से इंसाइट को जगाना कि अब मैं कितना डाल रहा हूं, कितना मैंने खा लिया है, कि रुकना है, तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं कि टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और टीवी के प्रोग्राम में चलते चलते आपने साथ खाई जा रहे हैं चिप्स और 2 पैकेट चिप्स के खत्म कर दिए। वहां पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये जब सारी चीजें हम करते हैं, इनके साथ आगे मैं आऊंगा कि बैरिएट्रिक एंडोस्कोपी और सर्जरी के साथ हम कैसे आगे चलेंगे। सो ये करंट रिकमेंडेशंस हैं, हम कैसे चूज करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट किसको है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने बताई, वो तो हर एक बीएमआई वाले वेट के साथ इंपॉर्टेंट है। सर्जरी अगर जो आप देखिए, वो किसी का बीएमआई अगर जो 35 से ऊपर है और साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, फैटी लिवर, तो वहां पे हम सर्जरी के ऑप्शन देते हैं। या जो मॉर्बिडली ओबीज हैं, जिसकी डेफिनेशन है बीएमआई ऑफ मोर देन 40, सो ये पेशेंट्स के लिए हम सर्जरी एडवाइस करते हैं जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फेल हो जाती हैं। फेल का मतलब ये नहीं कि आगे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो साथ साथ कंटिन्यू करेंगे विद ऑल दीज थिंग्स। और एंडोस्कोपी का रोल आता है एनी बीएमआई बिटवीन 30 एंड 39 के बीच में, या उन कैंडिडेट्स में जहां सर्जरी पॉसिबल नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सर्जरी हाई रिस्क है, वहां पे हम एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। इवन मॉर्बिडली ओबीज में जहां बीएमआई 40 से ऊपर है, पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो हम पहले एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट देते हैं। थोड़ा वेट कम होता है, उसका रिस्क कम हो जाता है एनेस्थीसिया का, जनरल एनेस्थीसिया का और सर्जरी का, तो बाद में उसकी बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए भेजते हैं। तो वहां भी एंडोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। कुछ दवाइयां फार्माकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आई हैं, बट मैं बताना चाहूंगा जितनी भी मेडिसिन आज के दिन में मार्केट में हैं वेट लूज करने का, उनके बहुत सीरियस सेंट्रल साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। और इनसे जो वेट लॉस हुआ है वो 10% से ऊपर नहीं होता। सो ये बहुत ज्यादा इन्होंने ओबेसिटी पे इम्पैक्ट आज तक नहीं किया है। तो यहाँ पे देखें, हम तीनों को डिस्कस करें। बेसिकली कोई भी हम ऑप्शन लेंगे, उसकी 2 चीजें होती हैं कि वो कितना इफेक्टिव है और उसका रिस्क कितना है। आई थिंक ये 2 चीजें हर एक बंदे के दिमाग में रहेंगी कि भाई जो मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूं उसका सक्सेस रेट क्या है और उसमें कोई मेरे को नुकसान तो नहीं हो सकता। और इसमें अगर जो आप देखेंगे, अगर जो हम स्टैंडर्ड लें कि मोर देन 10% टोटल बॉडी वेट लॉस वाली जो मोडेलिटीज हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन, उसमें एंडोस्कोपी और सर्जरी एक है। और लेस देन 10% में आप देखेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में जो हम डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियरल थेरेपी करें, यूजुअली लोग फेल हो जाते हैं, 10% से ज्यादा लूज नहीं कर पाते। अब ये भी लोग पूछते हैं कि हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं क्यों फेल हो जाते हैं? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है हंगर और स्टाइटी के बीच में। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका एक ग्रेलिन हार्मोन है वो और बढ़ जाता है, आपको भूख और लगती है। तो कहीं ना कहीं जाके ये वाली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, ये वेट लूज करने में सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती इनमें। तो कहीं ना कहीं हमें और ऑप्शंस की चूज करने पड़ते हैं।
और अगर जो हम देखें आज तक पिछले 50 साल में कौन सी ऐसी मोडेलिटी है जो सबसे सक्सेसफुल है, कोई उसमें दो राय नहीं है कि सर्जिकल बैरियाट्रिक प्रोसीजर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर इन टोटल बॉडी वेट लॉस। हाउएवर, इतना अच्छे इफेक्ट के साथ देयर आर सर्टेन एसोसिएटेड रिस्क भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। और उसी तरह अगर हम एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स का देखें, उनका जो सक्सेस रेट है वेट लूज करने में वो कम है एज कंपेयर टू सर्जरी, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनका इफेक्ट ज्यादा है। तो अगर जो हम यहाँ टोटल कैलकुलेट करें, अगर जो 100 ओबीज लोगों को सर्जरी की जरूरत है, डाटा ने बताया सिर्फ 1% की आज के दिन में बैरियाट्रिक सर्जरी हो रही है। सो इतने सारे बैरियाट्रिक, अगर जो हम देखें इंडिया में 3.5 करोड़ ओबीज लोग हैं, उसमें से अगर जो मॉर्बिडली ओबीज हम लगाएं 20% या 30%, कितने करोड़ लोग हैं? सिर्फ 1% लोग, पूरी दुनिया का स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि सिर्फ दे ऑप्ट फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है सर्जरी के लिए। तो इतने सारे लोगों को क्या और ऑप्शंस हम दे सकते हैं? उनमें से कुछ ओवरवेट भी हैं, कुछ माइल्ड ओबीस लोग हैं, कुछ मॉडरेट ओबीस लोग हैं, कुछ को कोमॉर्बिडिटीज हैं, कुछ को नहीं है। तो ये आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डाइट दें, बहुत सारे डाइट्स मार्केट में लोग फॉलो करते हैं, एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, ऑर्निश डाइट, और ये कॉमन सी चीजें हैं। कुछ ज्यादा फैट को कम करती हैं, कुछ फैट को ज्यादा करती हैं, कुछ प्रोटीन कम है, किसी में प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट। एक कॉमन चीज ये है जो समझने वाली हर डाइट में है कि अगर जो आपने वेट लूज करना है तो कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर वाली चीजें हैं, चीनी है, कार्ब्स हैं, रोटियां हैं, ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, आपको वो कम करनी पड़ेगी, अपने डाइट से एलिमिनेट करनी पड़ेगी। बिकॉज जितने आप कार्ब्स और शुगर ज्यादा खाओगे वो सीधा अंदर जाके फैट में तब्दील होती है और जमा हो जाती है। तो ये एक दिमाग में बात डालनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द वर्स्ट कल्प्रिट्स। और ये भी स्टडी में दिखाया, अगर आप ध्यान से देखें कि कौन सी कंटेंट अगर जो हम कम या ज्यादा करें तो वेट लॉस ज्यादा होता है। प्रोटीन्स में देखें, अगर जो हम हाई प्रोटीन डाइट लें तो वेट लॉस ज्यादा होएगा। इसी तरह फैट में ये एक बहुत ग्लेरिंग सी चीज है कि फैट लो भी कर दें, हाई भी कर दें तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मेजर कल्प्रिट्स इफ यू सी आर द कार्ब्स। अगर जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, वेट लॉस आपका नहीं होएगा। अगर जो कार्ब्स आप कम कर देंगे अपनी डाइट में तो आपका वेट लॉस। सो इंपॉर्टेंट मैसेज इज द वर्स्ट कल्प्रिट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कम करके अगर जो प्रोटीन आप बढ़ाएंगे डाइट में और फैट को थोड़ा सा कम कर देंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे अपने वेट को कंट्रोल करने में और लूज करने में। सो कितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डाइटिशियन के साथ बैठना, बहुत सारी आजकल एप्स हैं, आप ये घर पे बैठ के देख सकते हैं कि एक रोटी मीडियम साइज की, उसकी कितनी कैलोरीज होती हैं। एक कटोरी दाल में, सब्जी में जो आप खा रहे हैं रूटीन डाइट की, उसकी पूरी कैलोरीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बताया गया है यू हैव टू बी ऑन ए हाइपोकैलोरिक एनर्जी इनटेक, 1200 से 1500 वुमेन में और 1500 से 1800 मेन में, और टोटल डेफिसिट 500 से 750 कैलोरीज होना चाहिए आपकी इनटेक में और बर्न करने में, तब जाके यू विल बी लूजिंग वेट। सो ये फंडा मेरे हिसाब से जब हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं कि भाई एनर्जी डेफिसिट होना चाहिए 30% का, कि जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें कितना बर्न कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज लेने हैं, जब तक आप इस डेफिसिट में नहीं जाएंगे यू विल नॉट लूज वेट। और ये एक साइंटिफिक थिंग है, इसके लिए आपको डाइटिशियन की हेल्प, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जब आप वेट लूज कर लेते हैं तो उसके बाद उसको मेंटेन कैसे करना है। लोग कहते हैं हमने तो दोबारा से रीगेन कर लिया। सो ये भी एक साइंटिफिक एविडेंस है। अगर जो आप देखेंगे किसी भी मोडेलिटी से अगर जो वेट लॉस किया है और आप अगर जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे उसके बाद, यू आर बाउंड टू रीगेन वेट। और साइंटिफिक रिसर्च ने बताया है मोर देन 200 मिनट वॉक, मतलब रोज 30 to 40 मिनट्स ऑफ वॉक इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट रीगेन ऑफ वेट। सो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज more than 200 minutes in a week will help you to prevent regain of your weight after weight loss. So ये भी एक important figure है कि physical activity, lifestyle modifications, even bariatric surgery के बाद, endoscopic bariatric procedure के बाद दोबारा से weight regain ना हो, उसके लिए आपको calories deficit और physical activity करते रहना है। ये भी एक बहुत important slide है कि जहां भी bariatric program दुनिया में run होता है, उसका जो
उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पिवट है वो डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट और एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर नहीं होते कहीं पे भी। मैं स्पेन में भी गया हूं, वहां पे मैंने इनकी क्लिनिक्स देखी हैं। फिजिशियन जो डॉक्टर होता है वो तो गुब्बारा डाल दिया, अपना काम कर दिया, सर्जरी कर दी। उसके बाद जो सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट है किसी भी पेशेंट की कि वो वेट रिगेन ना करे और कॉन्टिन्यूसली वेट लूज करे, वो डिपेंड करेगा कि 1 महीने में, 6 महीने में कितनी बार डाइटिशियन से मिला, कितनी बार साइकोलॉजिस्ट से मिला, कितनी बार वो बिहेवियरल कोच से मिला, अपने एक्सरसाइज कंसल्टेंट से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सबके साथ विजिट करते रहना है। ये साइंटिफिक रिसर्च है कि 14 और मोर विजिट्स इन 6 months विल हेल्प यू टू लूज मोर वेट, टू प्रिवेंट रीगेन ऑफ योर वेट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्टर हेल्प नहीं करेगा, डॉक्टर आपको कर देगा अपना प्रोसीजर। उसके बाद उनकी जो टीम के डाइटिशियन हैं, ये उनके टीम के कोच हैं, एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ बैठ के आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चार्ट आउट करना पड़ेगा और उनको फीडबैक देनी पड़ेगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कितना खा रहे हैं आप, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। महीने में 2 बार जाके आप अपने फीडबैक देंगे तो वो आपको गाइड कर पाएंगे कि जो आप कर रहे हो वो एडिक्वेट है या बढ़ाना है या वो उतना मेंटेन करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। सो अगर जब हम सर्जिकल ऑप्शंस में जाए, इसमें कई तरह के प्रोसीजर होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कि पेट के साइज को कम कर दिया या इंटेस्टाइन्स को किसी तरह से जोड़ा कि उसमें माल अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाए। सो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं सर्जरी में, रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स एंड माल अब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स। सो मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक ही बात आपको यहाँ बताऊंगा कि सर्जरी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लूज वेट इन पीपल जो मॉर्बिडली ओबीज हैं। 60 to 70% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट लूज हो जाता है इसमें। इसके साथ रिसर्च ने बताया है कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर भी इंप्रूव हो जाती है। और एक बहुत अच्छी स्टडी इसी साल जनवरी में लैंसेट में पब्लिश हुई है, जिसमें यह भी दिखाया कि रू-एन-वाई बाईपास और बिलियोपेनक्रेटिक बाईपास जैसी सर्जरियों में 10 साल के अंदर 25 से 50% टाइप 2 डायबिटीज के लोग क्योर हो गए हैं, वो उनकी दवाइयां खत्म हो गई हैं विद दीज सर्जरीज। सो ये एक अच्छी और इफेक्टिव वे है उनको ट्रीट करने का। बट एट द सेम टाइम सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, लेट कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। और अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में जैसे ये जो जोड़ लगाए हैं इनमें लीक हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटरनल हर्नियाज डेवलप हो सकते हैं। और क्योंकि ये मोटे लोग जब आईसीयू में जाते हैं, एनेस्थीसिया मिलता है, तो इनमें क्लॉट बन के लंग में जा सकते हैं। तो ये कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं। और कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें विटामिन डेफिशिएंसीज, मिनरल डेफिशिएंसीज, गॉलस्टोन फॉर्मेशन हो जाता है सर्जरी के बाद, या एनास्टोमोटिक अल्सर्स हैं, डंपिंग सिंड्रोम टाइप है कि खाना पचता नहीं है, उल्टियां आती हैं या टट्टी लग जाती है। तो ये वाले कुछ लेट सिम्टम रहते हैं, बट ये सारे मैनेजेबल सिम्टम्स हैं। सो जैसे मैंने पहले बताया कि ओनली 1% ऑफ टोटल एलिजिबल पेशेंट्स इन पूरी दुनिया में आर ऑफरिंग सर्जरी, आर ऑफर्ड सर्जरी। बट बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ओबीज की जहां पे हम जो सर्जरी भी नहीं कराते और जिनमें ऑप्शंस और हमें अवेल करनी चाहिए। और ये एक है कि वेट लॉस सर्जरी इज द इजी वे आउट। कोई वेट लॉस सर्जरी का पेशेंट आपको कभी नहीं कहेगा कि ये सबसे इजी वे आउट है, बट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। तो फिर हम आते हैं नई उसमें जो आज के दिन में बहुत ट्रेंड कर रहा है कि एंडोस्कोपी क्या कर सकती है बैरिएट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। सो जैसे मैंने बताया, एंडोस्कोपी एक BMI 30 और 40 के बीच के लोगों के लिए है, जब लाइफस्टाइल और मेडिकल इंटरवेंशंस फेल हो जाती हैं या मॉर्बिडली ओबीज में ब्रिज थेरेपी देनी है। ब्रिज थेरेपी का मतलब कि उनको हाई रिस्क है सर्जरी के लिए, हम थोड़ा सा उनका वेट पहले एंडोस्कोपी से कम कर दें और बाद में उनकी सर्जरी हो सके। या सर्जरी जिन लोगों की हो चुकी है और दोबारा से उनका वेट गेन होना शुरू हो गया है, उनके गैस्ट्रिक पाउच का साइज कम करना है या उनका जो स्टोमा का साइज कम करना है, उसमें भी एंडोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। तो एंडोस्कोपी में ये देखिए, ये पहले के टाइम में जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती थी वो ओपन होती थी। आज के दिन में जो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक होती है, बहुत बड़ा कोई इंसिजन नहीं है। और ये एंडोस्कोपिक है कि बाहर से एंडोस्कोपी में कोई स्कार नहीं है, सारा काम अंदर से होता है, कोई स्कार एंडोस्कोपिक वाले ट्रीटमेंट में नहीं लगता। और एंडोस्कोपी का भी जो मेन मैकेनिज्म है वो सिर्फ पेट को जोड़ जोड़ लगाने का नहीं है। उसमें देखेंगे कि बहुत है कि पेट का साइज जब छोटा होता है, गैस्ट्रिक अकोमोडेशन से ग्रेलिन हार्मोन जिससे हमारी भूख लगती है वो कम हो जाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है। और बहुत सारे लेवल्स पे
ये एक्ट करता है, जिस जो हमारे गट के हार्मोन्स हैं जो इंसुलिन को बढ़ाते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो एंडोबैरियाट्रिक्स इज अ बिग फील्ड आते टाइम के अंदर। और इसमें जो सबसे पॉपुलर मोडेलिटी है वो एक गुब्बारा है कि हम एंडोस्कोपी से बैलून स्टमक के अंदर डाल दें और उससे स्टमक की थोड़ी कैपेसिटी कम हो जाती है, थोड़ा सा खाना खाने में पेट एकदम फुल लगेगा, थोड़ा गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाएगी और पेशेंट वेट लूज करते हैं। कई तरह के गुब्बारे पूरे दुनिया में अवेलेबल हैं और जो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड वाइड बैलून है और जो हमारे इंडिया में भी सबसे ज्यादा चलता है वो है स्पैट्स एडजस्टेबल बैलून सिस्टम। एडजस्टेबल का क्या मतलब है, जितने पहले बैलून आते थे उनमें हम जितना वॉल्यूम जैसे 400 या 500 ml सलाइन या पानी भर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते थे। जो एडजस्टेबल बैलून सिस्टम है इसमें ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको हम बाहर लाके पानी निकाल भी सकते हैं और पानी इसमें डाल भी सकते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं फंक्शन है कि शुरू में जैसे आपने बैलून डाल दिया, 1-2 महीने में वजन कम हो गया, फिर स्टैटिक हो जाता है। तो उस केस में हम क्या है कि जैसे पहले 500-600 भरा उसमें 200-300 और ml भर देते हैं सो दैट उसका इफेक्ट और अच्छा है। और इसकी एक बहुत बड़ी और एडवांटेज है, जो पहले बैलून थे वो 5 या 6 महीने के लिए हम रख सकते थे, जो एडजस्टेबल बैलून है ये हम 1 साल तक रख सकते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, बहुत टफ मटेरियल होता है और इससे आराम से 10 किलो से ऊपर पेशेंट अपना वेट लूज कर लेता है, जो एक टारगेट मैंने आपको समझाया था जिससे हमारी कोमॉर्बिडिटीज कम हो जाती है। तो ये वाला बैलून मैं दिखाऊंगा, ये कैथीटर के ऊपर कंस्ट्रेंट होता है, एंडोस्कोपी के द्वारा हम इसको डालते हैं पेट के अंदर और एक सिंपल सा एंडोस्कोपी में 5 से 10 मिनट लगते हैं इस बैलून को डालने में। ये जैसे हम बैलून अंदर एंडोस्कोपी से ले गए, जैसे आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रेंट है और जो इसकी अटैचमेंट थी वो बाहर है। जैसे हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं किसी पेशेंट को उसी तरह इसमें हम इनिशियली 500 से 600 ml सलाइन भरते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम सलाइन भर रहे हैं, आप देखेंगे इसका थोड़ा सा ब्लू कलर का फ्लूइड है। तो वो ब्लू क्या है, हम सलाइन के अंदर थोड़ी मिथिलिन ब्लू एक डाई होती है जो डालते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि अगर ये गुब्बारा कभी लीक कर जाए, मिथिलिन ब्लू यूरिन के द्वारा बाहर आ जाता है और यूरिन का कलर ग्रीन होता है, उससे हमें पता चल जाता है बैलून में कहीं लीकेज है, जल्दी पता चल जाता है। तो ये जैसे आप देखेंगे बैलून को हमने 500-600 ml बढ़ा दिया, इसकी एक अटैचमेंट है जो मुंह से बाहर आ रही है और जब इसका एडिक्वेट साइज हम फुला देते हैं इस अटैचमेंट को हम रिलीज करते हैं और वो अटैचमेंट अपने आप स्प्रिंग की तरह वापस स्टमक में आ जाती है। तो यहाँ देखेंगे आपकी ये गुब्बारा ऊपर के ऑलमोस्ट 30 से 40% एरिया हमारे स्टमक का कवर कर लेता है। ये हमारा डिस्टल पार्ट है स्टमक का, अगला हिस्सा जो आता है, और ये प्रोक्सिमल पार्ट है स्टमक का जहाँ पे गुब्बारा एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए आप कैसे इसने पूरे स्टमक को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये स्पेस स्टमक की ऑक्यूपाई हो जाती है। ये एक किस्म से रिस्ट्रिक्टिव जैसे सर्जरी होती है, स्टमक का साइज कम करते हैं और ये इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट है जिसको हम बाद में बाहर निकाल के इसमें और पानी भर सकते हैं या पानी निकाल सकते हैं। सो ये एक मेरे हिसाब से बहुत रेवोल्यूशन है और बहुत इजी तरीका है। 10 मिनट में एंडोस्कोपी में ये हम डाल सकते हैं इस गुब्बारे को। तो इसका 12 महीने तक रोल रहता है। कई पेशेंट्स को हमने डाला है, इसमें बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाता है। तो ये अगर आप देखिए वेट लॉस इस बैलून में ऑलमोस्ट मोर देन 10%, 12.44 प्लस 6.27 और नो सीरियस एडवर्स इवेंट्स। इवन ओवरवेट और ओबीज दोनों पेशेंट्स में काम आता है और बॉडी फैट और बॉडी फैट एरिया को भी रिड्यूस करता है। और अगर जो आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ में फंक्शनल कैपेसिटी, फिजिकल एस्पेक्ट्स, सारे सोशो इकोनॉमिकल इमोशनल एस्पेक्ट्स में ये बैलून इंप्रूवमेंट लाता है। और ये एक ब्रिज ट्रीटमेंट भी यूज हो सकता है कि जहां पे बीएमआई बहुत ज्यादा है, शुरू में बैलून डाल के वेट को कम करके लेटर ऑन उस पेशेंट को हम 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद सर्जरी के लिए भेज सकते हैं। सो क्या इंडिकेशंस हैं इस बैलून की? बीएमआई जिनका 25 से ऊपर, ओवरवेट पेशेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई सिर्फ 80 किलो का है, उसने 10 किलो यूज करना है और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फेल हो चुकी हैं या कई लोगों की बहुत सोशल इश्यूज हैं, शादी नहीं हो रही है, 10-15 वेट लूज करके ही उनका फिगर इंप्रूव होती है, तो वहां पे ये यूज कर सकते हैं। या माइल्डली ओबीज पेशेंट जिनको अर्ली उम्र में फैटी लीवर हो गया है या हाइपरटेंशन है, डायबिटीज शुरू हो रही है, तो उन केसेस में भी आप 10-15 किलो भी बॉडी वेट लूज हो जाए तो उनको बहुत फायदा रहता है। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं इसमें कि अगर किसी को पहले अल्सर है या कोई पेट की सर्जरी हुई है या कोई लिवर की प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है।
तो टोटल बॉडी वेट लॉस इसमें ऑलमोस्ट 18% के करीब हो जाता है। और जो एडवर्स इवेंट्स हैं वो रहते हैं, ऐसे नहीं है कि इसमें एडवर्स इवेंट्स नहीं हो सकते। ये माइग्रेट भी कर सकता है, अल्सर भी कॉज कर सकता है, अंदर ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है, पर जितनी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारी एंडोस्कोपी से मैनेज हो जाती हैं। तो जब हम ये गुब्बारा डालते हैं, इनिशियल एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिव फेज, जो पहले 5-7 दिन 70 से 80% लोगों को रहता है कि नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, बिकॉज एक गुब्बारा पेट में डाला है तो पेट उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो 1 हफ्ते तक रहता है जिसमें पेन भी हो सकती है, जो हम दवाइयों के साथ उसको टाइड ओवर करते हैं। हफ्ते के बाद ये सारे सिम्टम चले जाते हैं और विद इन 15 डेज पेशेंट दे लूज ऑलमोस्ट 5-10 kgs ऑफ देयर वेट, और मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव एक वे है। दूसरी जो टेक्निक एंडोस्कोपी से आज के दिन में बहुत पॉपुलर हो रही है इंडिया में भी और अब्रॉड भी, वो है कि एंडोस्कोपी से अगर जो हम सूचर्स लगा के पेट को छोटा कर दें, और इसमें अगर जो आप देखेंगे पेट को हम नैरो भी करते हैं और शॉर्टन भी कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट मिमिक करता है सर्जिकल प्रोसेस, जहां पे हम पेट को आधा काट देते थे, जिसको कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। तो इसमें पेट का कोई हिस्सा निकाला नहीं जाएगा एज कंपेयर टू सर्जरी। पेट को ही सूचर्स लगा के अगर हम छोटा कर दें, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, भूख लगना कम हो जाता है और जल्दी पेट भर जाता है और वेट लूज होना शुरू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यह है कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रोलॉन्ग कर देता है। जो पेट पहले 2 घंटे में खाली होता है, जो वो हमारा प्रोलॉन्ग हो जाता है, उससे भूख जल्दी नहीं लगती पेशेंट को। तो ये एक अपोलो ओवरस्टिच का एक डिवाइस है जिससे हम ये करते हैं। ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में होता है, ओटी के अंदर होता है, 40 मिनट से 1 घंटे का प्रोसीजर है। इसमें हम सूचर लगा देते हैं, अगर यहाँ देखिए पेट का साइज इसमें छोटा कर देते हैं, उसको शॉर्ट भी कर देते हैं और नैरो भी कर देते हैं। तो ये एक और टेक्निक है, ये भी उसी तरह जैसे अपोलो एंडोस्टिच है, ये भी एक पॉपुलर, यूरोप में बहुत पॉपुलर है, अभी इंडिया में ये प्रोसीजर आया नहीं है। अगर जो हम इसका डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 15 से 20% टोटल बॉडी वेट लॉस हो जाता है। अगर जो हम देखें कोमॉर्बिडिटीज विद इस प्रोसीजर से इंप्रूव होती हैं, जैसे डायबिटिक्स पेशेंट्स का HbA1c लेवल देखें वो कम हो जाता है 12 महीने में, वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज कर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लिवर एंजाइम में देखिए, जो नैश और NFLD के पेशेंट्स हैं उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो अगर जो हम इसको सर्जिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट उधर 23% और इधर 18% के करीब लूज होता है। और अगर जो हम बैलून को और स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी को देखें तो बैलून्स में ऑलमोस्ट 14% और स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी में अराउंड 20% के करीब लूज कर देते हैं वेट 12 महीने। सो ये अल्टीमेटली एक समरी है ओबेसिटी की, कि असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी में एक पहले तो विलिंगनेस पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्नॉलेज, एंड देन उसकी मेडिकल इवैल्यूएशन की उसको क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, डिटेल्ड उसकी डाइटरी हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन अगेन बहुत जरूरी है, कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं अबाउट ऑल दोज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर जो वो फेल होती हैं तो हम उसको ऑफर करते हैं सर्जरी या एंडोस्कोपी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है कि भाई वो जो वेट लूज हुआ है उसको मेंटेन करें और रिगेन प्रिवेंट करें। सो एक ये सर्कल है जिससे आप समझेंगे कि पहले एक डिटेल्ड असेसमेंट फॉलोड बाय स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, इफ दे फेल वी गो फॉर एंडोस्कोपी एंड सर्जरी, एंड देन वी ट्राई टू प्रिवेंट कि वो वेट लॉस मेंटेन रहे और दोबारा रिगेन ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट लिस्ट। Thank you, Dr. Monish. I think again this was wonderful and बहुत ही अच्छे तरीके से आपने I think लोगों को समझाया और बताया कि अगर किसी का वजन ज्यादा है, किसी को ओवरवेट या ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसको कैसे वो कम कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, और अगर वो फेल होते हैं तो फिर एंडोस्कोपी और सर्जरी का क्या क्या रोल है। आई थिंक अब हमारे पास, मैं ऑर्गेनाइजर से पूछ लूं, क्या हम 15-20 मिनट डिस्कशन थोड़ा सा कर सकते हैं? या सो आई थिंक अगेन हम ट्रीटमेंट की तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ट्रीटमेंट को लेके कि वजन कम करना कहना तो आसान है लेकिन हो नहीं पाता है और बहुत सारी चीजें। उससे पहले डॉक्टर वरुण को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना वीडियो ऑन कर लें
एक बात डॉक्टर वरुण, डॉक्टर मुनीश ने बीच में कहा था, हमने जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल की बात करी थी, तो एक रोल जो आ जाता है ओबेसिटी में वो आ जाता है कि आपके गट का माइक्रोबायोटा कैसा है या उसके कीटाणु कैसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे कीटाणु अगर आपके हैं तो आपका बॉडी वेट भी अच्छा रहता है, और अगर डिसबायोसिस हो जाए या कीटाणु जो है आपके खराब आ जाएं तो आपका वजन भी बढ़ जाता है और उसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। वो चाहे फैटी लिवर हो, चाहे कुछ भी हो, सारा कुछ आजकल कहते हैं कि आपका जो है गट से है वो रिलेटेड है, नंबर 1। और वो जो गट के माइक्रोबायोटा है या जो गट के कीटाणु हैं, उनको क्या चीज डिटरमिन करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें डाइट का बहुत रोल है। किस तरह का आप खाना खाते हैं, आपके बैक्टीरिया वैसे ही आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया या हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से आएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी सिलसिले में, क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, एक यहाँ पे और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है शराब की या अल्कोहल की। और अल्कोहल से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वजन गेन करते हैं, और सिर्फ मोटापा ही नहीं आता उनमें और भी ब्लड प्रेशर की बीमारियां और भी बहुत सारी लिवर की बीमारी। अगर किसी को मोटापा है और वो शराब भी पी रहा है तो उसका लिवर खराब होने का जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, राइट। और अल्कोहल जो है हमें पता है कि गट के माइक्रोबायोटा को भी या कीटाणुओं को भी चेंज करती है। तो ये एक सारा साइकिल सा है। तो आप थोड़ा सा बिफोर वी गो ऑन टू दी ट्रीटमेंट, थोड़ा शराब के बारे में और ये जो हमने गट माइक्रोबायोटा के बारे में बात करी, अगर थोड़ा सा आप हमें बताएं, फिर हम और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अल्कोहल का जो इफेक्ट्स हैं वो लीवर पे नोन ही है कि अल्कोहल जो है लीवर पे अल्कोहलिक लीवर डिजीज करके लीवर को डैमेज करती है। अब अल्कोहल लीवर को जो डैमेज करती है वो भी मोस्ट ऑफ इट थ्रू गट होता है, बिकॉज जो अल्कोहल है गट में गुड बैक्टीरिया को चेंज ओवर करके बैड बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देती है, और जिसकी अलॉन्ग विद दैट जो गट का लाइनिंग है, यानी कि जो गट की चमड़ी है, जो गट की स्किन है, वो ज्यादा लीकी हो जाती है उसमें से जो बैड प्रोटीन्स हैं या बैड केमिकल्स हैं या जो बैड बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली फिल्टर आउट हो जाते हैं, लीवर के पोर्टल सिस्टम में यानी कि लीवर के जो ब्लड सप्लाई में नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी जो है लीवर में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से लीवर में डैमेज होता है। सेकंड पार्ट इज इफ a patient person is consuming alcohol and is obese. One, it is a behavioral problem. Alcoholism is again a behavioral problem. जो पेशेंट अल्कोहल के एक्सट्रीम डिग्रीज में जाते हैं उनमें भी कोई साइकोजेनिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ओवर ईट भी करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ लेथार्जी, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और उनमें जो है ओबेसिटी की वजह से भी लीवर में डैमेज होता है। दैट इज ऐश एंड नैश, दैट इज अल्कोहलिक स्टीatohepatitis, अल्कोहलिक लीवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज कोएग्जिस्ट भी कर सकती है। सेकंड थिंग इज गट डिसबायोसिस। अब ये देखा गया है कि जो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज है उसकी प्रोपगेशन में, यानी कि उसकी जो है फर्स्ट डिग्री से सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री पे जाने में गट माइक्रोबायोम का बहुत रोल है। यानी कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट ज्यादा लेते हैं या मेडिटेरेनियन डाइट इज डाइट विच इज रिच इन फाइबर, विच इज रिच इन less on carbs and less on fats and more on vitamins and minerals in form of nuts and fruits, वो पेशेंट्स में जो है कम से कम जो है गट माइक्रोबायोम जो है वो हेल्दी माइक्रोबायोम है जो की बॉडी पे गुड इफेक्ट्स करता है। और इट हैज बीन सीन कि ये इवन एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो नसों में जो फैट जम जाता है जो फाइनली हार्ट डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी काफी हेल्प है। ठीक है, आई थिंक थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वरुण। आई थिंक अब थोड़े से क्वेश्चंस हम ट्रीटमेंट को लेके करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं दोबारा आऊंगा। तो डॉक्टर मनीष, आई थिंक आपने सबसे पहले बात करी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, और आई थिंक इट इज अगेन आई थिंक एवरीबॉडी कुछ क्वेश्चंस हैं कि इट इज इजियर सेड देन डन, राइट। सो कहना तो बहुत आसान है कि आप सैर करो, अब अपनी कैलोरीज कम करो, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, फैट्स कम करो, लेकिन एक रियल लाइफ में वो कितना इफेक्टिव तो है हम जानते हैं अगर कोई कर पाए, लेकिन उसको पहले तो करना कितना आसान है, और एक बार अगर आपने कर लिया
तो उसको मेंटेन या सस्टेन करना कितना आसान या मुश्किल है, उसको लेके कुछ क्वेश्चन है। तो उसी को लेके आई थिंक जो मैं चाह रहा था कि एक वो भी एंगल आप इसमें करें कि देखो, एक इंडिविजुअल को गाइड करना जो है, ठीक है आपने बता दिया उसको मोटापा है, लेकिन वो रहता तो एक फैमिली के साथ है ना, उस फैमिली के और भी सदस्य हैं, खाना जो है आपका कॉमन बनता है। अगर 5 या 7 लोग एक फैमिली में है तो सब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आदमी के लिए बिल्कुल अलग खाना बनेगा। तो क्या कोई फैमिली काउंसलिंग की इसमें इम्पोर्टेंस है, या कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी इसमें इम्पोर्टेंस है? बिकॉज देखो, 1-2 आदमी अगर को मोटापा है, 4 को नहीं है, तो खाना तो एक जैसा ही बन रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, एनवायरमेंट तो सबकी एक जैसी है, तो वो फैमिली को कैसे साथ लेके चलना है, थोड़ा सा मैं एक आपसे वो जानना चाहूंगा। और दूसरा, इसमें सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको लगता है कि कुछ, हमने कह दिया कि आप जाके एक्सरसाइज करो, वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, हम तो चंडीगढ़ में बैठे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ खुले पार्क हैं, सब कुछ है। आप मेट्रोपॉलिटन शहरों में जाइए, चलने की जगह नहीं है, सैर करने की तो दूर की बात है। तो उस तरह का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, फैमिली का कितना रोल रहेगा फिजिकल एक्टिविटी के लिए? फिर आई थिंक आपसे और क्वेश्चन भी पूछूंगा, पहले आप थोड़ा सा ये बताइए। बहुत आई थिंक अच्छा क्वेश्चन आपने डॉक्टर दुसेजा पूछा है। तो फैमिली में डेफिनेटली जो ओबेसिटी है ये क्लस्टरिंग फैमिलीज में है। जो आज ओबीज नहीं है उनकी फैमिली में, वो और हो सकता है उसकी एज कम है, बट आते टाइम में वो भी ओबीज होएगा अगर जो लाइफस्टाइल पूरी फैमिली की एक जैसी है। तो अगर जो फैमिली की काउंसलिंग इकट्ठे हुए, मेरे हिसाब से कि जो भी मोटा नहीं है उसको प्रिवेंशन होए उसकी ओबेसिटी की, और जो मोटा है वो वेट लूज करे, तो ये तो एक मेरे हिसाब से पूरी फैमिली हैज टू, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि रहना तो उसी में है, तो ये पूरी फैमिली हैज टू कंट्रीब्यूट। और दूसरा विल पावर इसमें दिखाना, और एक अंदर से आना कि मैंने लूज करना है वेट, तो ये सारी चीजें तो अपने आप हो जाती हैं, और अकेले में यूजुअली नहीं होती। यू नीड सम सपोर्ट ग्रुप्स। वो सपोर्ट ग्रुप आपको फैमिली में भी मिल सकता है, वो आपको अपनी नेबरहुड में मिल सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी मिल सकता है, कि इकट्ठे अगर जो आप करेंगे तो आपकी रूटीन बनी रहेगी। और ये दिखाया गया है स्टडीज में कि जो लोग अकेले करते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को। अगर जो आप कोई सोशल सपोर्ट ग्रुप्स के साथ, फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ, जहां पे सिमिलर काइंड के लोग हैं उनके साथ करोगे, तो वो चीजें ज्यादा सस्टेन हो पाएंगी। और डेफिनेटली आज के दिन में जैसे हमारे चंडीगढ़ तो बहुत दैट वे अच्छा है कि ओपन पार्क्स हैं, पार्क्स में भी ओपन जिम्स हैं, और वैसी मुहिम अगर जो सब जगह इंडिया में होए, और गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ फैसिलिटीज लोगों को, जब जाके वो वॉक कर सकें, पोल्यूशन ना हो, और एक्सीडेंट प्रोन एरियाज ना हो जहाँ पे वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। अगर देखेंगे कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने जिम्स भी खोल दिए हैं, गवर्नमेंट तो प्रमोट कर ही रही है। और एक पब्लिक अवेयरनेस और होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि भाई ओबेसिटी को ट्रीट करें रेदर देन ट्रीटिंग द डिजीजेस। जो आज के दिन में हो रहा है, लोगों की दवाइयां ऐड होती जा रही हैं ओबेसिटी के लिए, लोग मैसेज जो जा रहा है वो ओबेसिटी के लिए नहीं जा रहा अभी तक, जो मेरे को लगता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने, आई थिंक गवर्नमेंट का भी रोल है इसमें, सोसाइटी का भी है, इंडिविजुअल का भी अपनी एक वो है कि भाई उसको भी इंसाइट होनी चाहिए कि जो वेट है कि इफ इट इज रॉन्ग फॉर हिम, उसकी लाइफ को कम कर रहा है या मॉर्बिडिटीज दे रहा है, तो उसको मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को फॉलो करना चाहिए। और ये भी ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस से आप 10% से ऊपर वेट लूज नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है कि सारे नहीं कर सकते। कुछ हैं जो 15%, 20% भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर जाते हैं। इट्स नॉट ए रूल कि भाई नहीं होएगा 10% से ज्यादा। तो उसी सिलसिले में आई थिंक बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन कुछ क्वेश्चन है लेके की भी टाइप्स ऑफ डाइट्स आपने थोड़ी सी बात करी थी, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज लोगों ने पूछा है, आजकल एक नया कंसेप्ट आ रहा है जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट? और उसके भी कई तरह के वो होते हैं कि भी आपने एक दिन छोड़ के करना है, हफ्ते में 2 दिन फास्ट करना है, बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं। और कुछ डाटा भी आ गया है कि भाई उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करता है, आपका वजन कम करता है, राइट? लेकिन अभी तक मतलब रिकमेंडेड मोडालिटी नहीं है। तो कुछ लोगों ने एक तो उसके बारे में सवाल पूछा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में के बारे में आप बताइए।
और खासकर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स हैं, अब इंडियन डाइट हमें पता है कैसी है, हम मेडिटेरियन डाइट की यहाँ बात नहीं कर सकते, लेकिन एक कीटो डाइट को लेके भी एक बहुत सारा मतलब वो आ रहा है कि भी कीटो डाइट का मतलब है लो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं लेकिन कार्ब्स को कम कर देते हैं, और उसकी वजह से कई बार कीटोसिस हो जाता है तो उसको लोग कीटो डाइट कहते हैं। तो कीटो डाइट का आप हमें थोड़ा सा बताइए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई रोल है, कुछ लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपका क्या राय रहेगी उसके बारे में? इंटरमिटेंट फास्टिंग पिछले 2 साल में बहुत पॉपुलर हुआ है, वेस्ट में भी और इंडिया में भी कैचअप कर रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली है रेगुलेटेड टाइम, है कि उस रेगुलेटेड टाइम में आप खा सकते हैं और नहीं खाना। जैसे 16/8, 24 घंटे में 16 घंटे की आपकी 14 से 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, और 8 घंटे का पीरियड है जिसमें आप खा सकते हैं। तो वो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी। कई जगह 10 घंटे, तो लगभग 14 to 16 आवर्स। और वो पीरियड यूजुअली बोलते हैं सुबह 10 बजे से, जैसे 6 बजे तक का पीरियड आपने रख लिया कि आप उसमें खा सकते हैं, तो शाम को 6 बजे से कि जो लेट इवनिंग में आप अवॉइड करिए, फास्टिंग करिए, अगले दिन सवेरे 10 बजे तक। तो 14 to 16 आवर्स की फास्टिंग है वर्सेस, और उसमें भी जो फास्टिंग है उसमें आप प्लेन जैसे चाय है, कॉफी है, और लो कैलोरी आप लिक्विड्स हैं, पानी है, वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस 14 से 16 घंटे में आपने टोटल फास्टिंग अवॉइड करनी है। ठीक है, सो आई थिंक बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, कीटो डाइट के बारे में कुछ कहना चाहिए? जैसे मैंने एक आपको स्लाइड बीच में दिखाई थी कि कीटो डाइट का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है हमारे उसमें वेट गेन का, वो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और वैसे भी हमारी इंडियन अगर जो कल्चर में देखेंगे, स्वीट्स का बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितने फेस्टिवल्स आते हैं उसमें स्वीट्स हम बहुत यूज करते हैं, और डेली एक रिचुअल है कि भाई खाने के बाद हमें कुछ मीठा खाना है सारी इंडियन डाइट्स में। तो वो मीठा जो एक है वो सबसे बड़ा कल्प्रेट है, बिकॉज उसकी जो कैलोरीज हैं वो सीधा ही आपके जो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करती हैं, और आपको मोटे होने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो लो कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिस ऑफ ऑल डाइट्स। तो फैट का जो कीटो में है कि भाई कैलोरीज तो आपको कहीं ना कहीं से पूरी करनी है, तो वो आप ज्यादा कैलोरीज हाई फैट डाइट से ले लें उसको कंपनसेट करने के लिए। पर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसमें जो मेरा मैसेज मैंने स्लाइड में भी दिया है, उसमें मैंने एक बात बोली है, कोई ऐसी पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट में लो कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइट। और जैसे इंडियंस के अंदर मेरे को लगता है हमारे इंडियन सेटिंग्स में प्रोटीन इनटेक एज के साथ बहुत कम हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, तो 40 साल 50 साल की एज के बाद प्रोटीन इनटेक अगर जो आप कैलकुलेट करेंगे, वो उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दूध या दाल या रोटी ही रह जाता है मेजॉरिटी लोगों में। राइट। सो उनको जो कैलोरीज हैं मैक्सिमम, वो लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अगर जो वेट लूज करना है, टोटल कैलोरी हाइपो कैलोरिक मतलब 1500 कैलोरी आदमी में या 1200 कैलोरी वुमेन में, और उन कैलोरीज की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो प्रोटीन से होनी चाहिए, मेजॉरिटी बीच में फैट, और सबसे लो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डाइट की नहीं है, बट कंसेप्ट दिमाग में आपके होना चाहिए कि भाई मेरी कैलोरी वाली कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी सबसे ज्यादा कम, प्रोटीन से सबसे ज्यादा, और बीच में हमारे उसके लिए आई थिंक डाइटरी काउंसलर, और एक बार किसी काउंसलर के पास जाके समझ लेना, तो फिर आप अपने लोकल जो खाते हैं रोज अपनी वीक में, तो वो डाइटिशियन से डिस्कस करके आप बनवा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर वरुण, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेना चाहूंगा यहाँ पे कि आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता कि आज हम देखो, नॉर्मली हम ये ऐसे वेबिनार्स या पब्लिक फोरम फिजिकली करते रहे हैं, और आज हम ये वर्चुअल फॉर्म में कर रहे हैं, वेबिनार के फॉर्म में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो है कोविड-19 या जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है। सो कोरोना का जो पैंडेमिक या कोरोना वायरस का और ओबेसिटी का बहुत एक गहरा रिश्ता जो है वो सामने आया इस पैंडेमिक में हमारे सामने, और ये दिखाया गया कि जो कोविड-19 जिनको इन्फेक्शन होता है, अगर उनमें मोटापा है या और ऐसी कोमोर्बिडिटीज हैं, चाहे शुगर है, चाहे और हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज है, उनका
रिस्क ऑफ हैविंग सिवियर लिवर डिजीज या सिवियर डिजीज कोविड वाली, और अगर किसी को फैटी लिवर है तो सिवियर लिवर डिजीज, और उनका जो डेथ रेट है या आउटकम है वो भी पुअर दिखाया गया। तो ओबेसिटी के साथ आई थिंक वो एक मैसेज मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स की आपने बात करी, ये इफेक्ट करता है, लेकिन आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है आई थिंक कोविड-19 के चलते हुए, तो कुछ लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर मुनीश आप भी ये ले सकते हैं कि वैक्सीनेशन अब आ गया है कोविड-19 का, तो हम अगर पहले बेरियाट्रिक और उनकी बातें बाद में करेंगे, अब वैक्सीन लोग अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल रहा है, मोटापा हेल्थ केयर वर्कर्स में भी हो सकता है, और उसके बाद जनरल पब्लिक में भी इंडिया को मिलेगा, और बाहर तो जनरल मिल ही रहा है और एल्डरली को भी मिल रहा है। तो मोटापे को लेके या इन कोमोर्बिडिटीज को लेके कोई इशू तो नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए, पहले तो ये बता दीजिए। I think in the view of this pandemic going on, COVID is there, definitely it is not gone anywhere. तो इसमें जो है definitely obesity का, जैसे सर आपने point out किया, obesity के patients and comorbid patients का mortality या outcome is worse. अब जो vaccination है, vaccination in fact is more for those who have comorbidities. एक्चुअली द फर्स्ट वैक्सीनेशन जो अभियान जो शुरू हुआ है वो हेल्थ केयर वर्कर्स में है। सेकंड जो कैटेगरी ली जाएगी वो पेशेंट्स हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ। तो वैक्सीनेशन फॉर पेशेंट्स पर्संस विद कोमॉर्बिडिटीज इज डेफिनेटली इंडिकेटेड, इट इज नॉट दैट इट इज कंट्राइंडिकेटेड। यस, जो पेशेंट्स सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनमें हमें जो है डेफिनेटली कॉशन, we have to have cautions and they need to be observed more frequently for any adverse events for vaccine. But the message is very clear: comorbid persons with comorbidities, obese patients, vaccine not contraindicated at all. In fact, more definitely indicated. ठीक है, बहुत अच्छा। डॉक्टर मुनीश, अब आपसे प्रश्न हम बेरियाट्रिक सर्जरी और एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक थेरेपी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसमें सवाल ये है कि डॉक्टर वरुण ने कहा था कि बीएमआई के कट ऑफ इंडिया और वेस्ट के डिफरेंट रहते हैं जब हम ओवरवेट या ओबेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो जब एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक थेरेपी की बात आती है या जब बेरियाट्रिक सर्जरी की बात आती है, तो क्या उसके कट ऑफ्स जो है इंडियंस के लिए वो भी क्या फर्क रहेंगे वेस्टर्न पॉपुलेशन से? क्योंकि यहाँ का जैसे मैंने बताया कि लोअर बीएमआई पे ही या लोअर वेस्ट सर्कमफ्रेंस पे मेटाबॉलिक रिस्क होने का ज्यादा रहता है, इसलिए कट ऑफ्स जो है इंडिया के लिए और एशियंस के लिए लोअर रखे गए हैं। तो ये थेरेपी देने के लिए जो जिसको हम थोड़ा सा सेमी इन्वेजिव मानेंगे एंडोस्कोपी को, और सर्जरी तो ऑब्वियसली इन्वेजिव है, तो इंडिया के लिए क्या कट ऑफ जो है क्या कम दिखाए गए हैं? अगर हाँ तो फिर कितने कट ऑफ पे? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए मेरे हिसाब से तो ये तो इंटरनेशनल जितनी स्टडीज हैं वो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं बीएमआई। मेरे हिसाब से जो इंडिया में अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है कि इंडियन बीएमआई के हिसाब से एंडोस्कोपी सर्जरी या किया जाए। मेरे को आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि अगर जो इंडिया में आप बता सकते हैं कि अगर जो इंडियन एक ओबेसिटी सोसाइटी की पीछे गाइडलाइंस आई हैं सर्जन्स की, उन्होंने थोड़ा कम दिखाया है, और खासकर 2.5 बीएमआई उन्होंने इंडिया के लिए कम कर दिया है उसमें। चलो ठीक है, सो आई थिंक इट्स लार्जली दी सेम, बट हल्का सा क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है तो आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने दिखाया। जो उसमें मैं देना चाहूंगा, जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स हैं वो तो बीएमआई अबाउट 25 ही इंडिकेटेड है, ओवरवेट पेशेंट्स में भी इंडिकेटेड है। राइट, अगर जो किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी शुरू हो रही है तो मैं समझूंगा इंडिया में तो इसकी पॉपुलेशन बहुत, अगर जो हम बीएमआई को कम कर देंगे तो बहुत पॉपुलेशन है हमारी जो क्वालिफाई होएगी इस ट्रीटमेंट के लिए, जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फेल होती हैं और इन ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। राइट। अच्छा, आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो उसको लेके रह गया था लाइफस्टाइल के लिए, क्वेश्चन था अबाउट कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की हम जब बात करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है या कुछ और तरह की एक्सरसाइजेज हैं, राइट? कुछ लोग एरोबिक एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते हैं, मोटापा है, अब सैर के लिए जा ही नहीं सकता आदमी, चल ही नहीं सकता, उसको घुटनों की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कुछ भी प्रॉब्लम है, वजन की वजह से ही नहीं जा पा रहे हैं।
तो उनमें किस तरह की कोई एक्सरसाइजेज अगर आप एडवाइस करना चाहें, और खासकर हमारे इंडियन सेटअप में कोई योगा का कुछ रोल है यहाँ पे कि वो वजन कुछ कम कर सकें? योगा और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। आई थिंक बेसिक आइडिया किसी भी एक्सरसाइज का है कि आपको कैलोरीज अपनी बर्न करनी है। वो चाहे आप कार्डियो से कर सकते हैं, थोड़ा सा आप योगा में डेफिनेटली अगर आप योगा कर सकते हैं, भाग नहीं सकते तो योगा से आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। उसके पीछे कोई स्टडीज हैं, आई एम नॉट अवेयर कि योगा से आप वेट लॉस कर सकते हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज मेरे हिसाब से किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जितना मसल मास आप ठीक रखेंगे, चाहे कम वेट से, चाहे 500 ग्राम से करें, चाहे 1 किलो से करें, तो अगर ये मसल मास आपका बढ़ता है थोड़ा सा भी, तो उससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि जो बॉडी को कैलोरीज चाहिए, जो बॉडी को चलाने के लिए हमें वो चाहिए, वो बर्न हो जाती हैं जो हम खा रहे हैं खाने में। तो उससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो घर के अंदर बैठ के वो आराम से, जो लोग सैर नहीं कर सकते, वो पुशअप कर सकते हैं, थोड़े डंबल्स कर सकते हैं, थोड़ी सी वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं। आजकल वो टेरा बैंड्स आते हैं जिसको बहुत कन्वीनियंटली वो घर पे यूज करके वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और अपने डिफरेंट लोगों के लिए जितना भी वो वजन यूज कर सकते हैं, आई थिंक वो रेजिस्टेंस बैंड्स आज के दिन में बहुत पॉपुलर है और वो घर पे कहीं पे भी आप बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है कि जो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हम डाइट और एक्सरसाइज की बात करें, ये एक नेचुरल मतलब वो है, और इसमें आपका कोई ढेला नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना। लेकिन जब आप बैलून की बात करें या और एंडोस्कोपिक मोडालिटीज की बात करें, तो कॉस्ट का भी एक फैक्टर जो है वो आ जाता है। और बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करें तो उसमें भी कॉस्ट का आ जाता है। तो थोड़ा सा हमें एक तो कॉस्ट के बारे में बताएं कि एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट कितनी कॉस्टली है और बेरियाट्रिक सर्जरी कितनी कॉस्टली है, नंबर 1। और दूसरा, बेरियाट्रिक सर्जरी देखो ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, और खासकर एक ऑपरेशन जो आप एक आदमी जिसको मोटापा है उसमें कर रहे हैं, तो एनेस्थीसिया का रिस्क भी बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती हैं, उसका वेंटिलेटर पे ज्यादा रहने का रिस्क भी बढ़ता है, वेंटिलेटर से ना निकलने का रिस्क भी बढ़ता है। तो कितना रिस्क है सर्जरी में, वो भी आप थोड़ा सा बताएं। और एंडोस्कोपी में ये बताएं कॉस्ट के अलावा कि एक तो डाइट आपने बताया कि शुरू में तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि गुब्बारे ने आपकी जगह घेरी हुई है, आपको कुछ लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट लेनी पड़ेगी। बाद में डाइट क्या वो नॉर्मल ले सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। और एंडोस्कोपी की भी क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस, जो आपने थोड़ी सी बात तो करी थी, लेकिन सर्जरी के कंपैरिजन में ऑब्वियसली वो कम है। तो डाइट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, दोनों का थोड़ा सा बताएं। पहले अगर हम बैलून की बात करें, जो ये एडजस्टेबल स्पैट्स बैलून है, तो इसकी बैलून की कॉस्ट और प्रोसीजर की कॉस्ट और एक दिन का अगर जब मैं हॉस्पिटलाइजेशन बताऊं तो वो वेरी करेगा सेटअप ऑफ हॉस्पिटल से 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में। और अगर ये कोई छोटी क्लिनिक में करा रहा है तो वो उसकी कॉस्ट और कम हो सकती है। 80,000 के आसपास बैलून की कॉस्ट है, 30 से 40,000 रुपये प्रोसीजर की कॉस्ट है, तो टोटल मिला के अराउंड 1.5 लाख मान के चलिए कि वो कॉस्ट है। ये एक सिंगल टाइम कॉस्ट नहीं है क्योंकि इस बैलून में एडजस्टेबल है। तो सपोज 4 महीने के बाद हम सोचते हैं कि उसमें हमें दोबारा से वॉल्यूम एडजस्ट करना है, तो उसके भी चार्जेस 15 से 20,000 रुपए के करीब में आ जाते हैं। और फिर एक थर्ड फेज है निकालने का, तो उसकी भी कॉस्ट ऑलमोस्ट 15 से 20,000। तो टोटल मान के चलूं तो 1.5 से 2 लाख के बीच में टोटल 1 साल की कॉस्ट आपकी बैलून की पड़ जाती है। ये प्राइवेट सेटअप की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ जहाँ पे ये कॉस्ट है। तो इस बैलून के साथ शुरू में डाइट डेफिनेटली पहले 1 हफ्ता जो मैंने बताया एकोमोडेटिव एडेप्टिव फेज बोलते हैं कि भाई बॉडी बैलून को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें नोजिया, वॉमिटिंग और पेन रहती है जिसमें हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ में उनको लिक्विड डाइट पे डालना पड़ता है। धीरे धीरे ओवर 80% लोगों को ये सिम्टम्स होंगे और रेस्ट विद इन 7 to 10 डेज ये सिम्टम्स 80% से रिड्यूस हो जाते हैं 10% तक। और विद इन अ मंथ अगर जो आप देखेंगे पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर बैलून है। उसकी धीरे धीरे स्टमक की अडेप्टेशन हो जाएगी, उसका खाना का क्वांटिटी दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो नॉर्मल भी खा सकता है। पर थोड़ा सा ज्यादा खाने पे उसको फील होएगा, महसूस होएगा भारी हो गया, थोड़ा रिफ्लक्स बढ़ सकता है, एसिड रिबाउंड उसके इसोफेगस में हो सकता है,
एसिडिटी फील कर सकता है, वॉमिट भी ज्यादा आ सकती है अगर ज्यादा खाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आते हैं हमारे पास बैलून डलवाने, वो सोचते हैं बस बैलून डलवा दिया तो हमारा काम हो गया। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये समझने की बात है कि अगर जे आपने बैलून डलवाया और खाना नॉर्मली शुरू कर दिया तो आपका वेट लॉस नहीं होएगा बैलून से। तो ये बॉटम लाइन इट इज टू अंडरस्टैंड बिल्कुल बिल्कुल कि आपने बैलून डलवाने के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अडियर करना है, सो दैट जब बैलून निकले तो आपने वो प्रिवेंट भी तो करना है वेट रीगेन, नहीं तो वेट रीगेन बैलून निकलने के बाद हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में आई थिंक एक जो कंसेप्ट है रेसिडिविज्म का, तो वेट रेसिडिविज्म भी हो सकता है कि अगर आपने इनिशियली लूज किया तो आप फिर से गेन कर सकते हैं अगर आपने लाइफस्टाइल को अपना मॉडिफाई नहीं किया, जो कि इसका क्रक्स है इस बीमारी का, कि आपको लाइफस्टाइल तो मॉडिफाई करना ही करना है, उसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आई थिंक टाइम अब हमारे पास थोड़ा कम रह गया है, तो एक दो चीजें बस और हम बात करें और फिर इसको आई थिंक सम अप कर लें। आपने बात करी थी दवाइयों के बारे में, कुछ कहा था कि देखो हमेशा लाइफस्टाइल मतलब वॉक पे जाना, डाइट कट करना, फ्री एंडोस्कोपी करवाना, सर्जरी कराना हमेशा मुश्किल सा मतलब है। एक गोली खाई और चुपचाप अपना वजन कम किया या जो भी किया, जैसे आप शुगर के लिए कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं, लिपिड्स के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे मोटापे के लिए आपने बताया कि जो अभी दवाइयां हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है और उनके साइड इफेक्ट भी हैं, और वो फिर रेसिडिविज्म का वहां पे भी रोल है। लेकिन कुछ नई दवाइयां, कुछ खोज हो रही हैं GLP-1 एगोनिस्ट वगैरह के बारे में, जो बहुत इफेक्टिव अब मानी जा रही हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ हमारे को ऐसी दवाइयां मिलेंगी जिनसे कि दवाइयों से ही आप वजन कम कर पाएंगे, या ये सर्जरी या एंडोस्कोपी का ही रहेगा बोलबाला? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आई थिंक पूरी दुनिया की रिसर्च आज के दिन पे इसी बात में लगी है कि कोई ऐसी दवाई बनाई जाए जिससे वेट लॉस भी इफेक्टिव रहे मोर देन 10% और साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाए। डेफिनेटली ये दवाइयां आते टाइम में अगले 1-2 साल में, जैसे आपने बोला GLP-1 एगोनिस्ट पर जो वो इंजेक्शन है, तो उसका मेरे हिसाब से अभी जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी सेंट्रली एक्टिंग दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और अगर जो उनकी सबके आप रिजल्ट्स देखें, किसी का भी रिजल्ट 3 से 7% से वेट लॉस से ऊपर नहीं है, टोटल बॉडी वेट लॉस। तो वो 3 महीने यूज करना है आपने, 6 महीने यूज करना है। जो एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं वो तो मेरे हिसाब से परमानेंट कोई क्योर नहीं है। पर आते टाइम में आपने बिल्कुल ठीक बोला है, बहुत रिसर्च चल रही है, नई दवाइयां डेफिनेटली उसमें आएंगी, जो कि अभी मेरे हिसाब से दे आर नॉट ए मेन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एट द प्रेजेंट मोमेंट। कुछ लोगों के और भी प्रश्न हैं गैस्ट्रिक को लेके, एसिडिटी को लेके, जो सिर्फ ऑब्वियसली मोटापे के साथ जुड़ी हैं, गैस को लेके। आई थिंक उन क्वेश्चंस को हम अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइजर्स को मेल कर दें तो आई थिंक हम इंडिविजुअली मेल पे उनका रिस्पांस जो है आई थिंक उनको करेंगे, समय का वो है। तो मुझे बस 2 चीजें मैं सम अप करने के लिए कहूंगा, देन आई विल हैंड इट ओवर टू डॉक्टर संदीप। एक तो कुछ किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डॉक्टर वरुण ने भी बात करी, आपने भी बात करी। लोगों को समझाने के लिए किसी ने कहा कि आजकल दीज डेज पीपल आर प्लेइंग ढोल, DHOL। तो D का मतलब है डायबिटीज, H का मतलब है हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, O का मतलब ओबेसिटी, और L का मतलब लिपिड अबनॉर्मेलिटीज। ये पांचों को मिला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो अपने ढोल से जो बजाना है उसको बंद करें, उसको इंप्रूव करने के लिए किसी ने एक और बहुत अच्छा भेजा है कि उसके लिए भंगड़ा करें। तो भंगड़ा तो वैसे भी अच्छा है कि आप भंगड़ा करेंगे तो एक्सरसाइज होगी, लेकिन वो भी एक एक्रोनिम बनाया उन्होंने। B से बोला है कि अपना बिहेवियरल चेंज करें, राइट, और A से वो H से कह रहे हैं वो हैप्पीनेस, खुश रहें। खुश रहना भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पी है तो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। A से फिर आपका अगेन एक्टिव लाइफस्टाइल है, N से आपका न्यूट्रिशन है, मतलब ऑब्वियसली डाइट तो कितना इंपॉर्टेंट है, और G से आपका शुगर कंट्रोल या ग्लूकोज कंट्रोल की बात है, R से अपना रिस्क उन्होंने रिड्यूस करने को कहा है, और A से जो इंपॉर्टेंट है एब्स्टिनेंस फ्रॉम द सब्सटेंस अब्यूज, जो हम अल्कोहल की बात कर चुके हैं। शराब जो है आपका वजन बढ़ाता है, शराब एक कंट्रीब्यूटर है, और भी सब्सटेंस अब्यूज जो है इसमें करते हैं।
और जाते जाते हमारे एक मामा जी हैं, मैं उनका हमेशा कभी भी ओबेसिटी या फैटी लिवर पे मैं वो करता हूँ, तो उनका एक हमेशा एक डायलॉग है, वो हमेशा कहता हूँ, तो मैं जनता के लिए वो कहना चाहता हूँ कि पंजाबी का डायलॉग है कि थोड़ा खाओ रज के खाओ, विच मीन्स कि अपनी पोर्शन को कंट्रोल करें, थोड़ा खा के ही अपने आप को संतुष्ट करें, डोंट फिल अप योर टमी, डोंट फिल अप योर स्टमक, की मतलब कि जैसे आज आपका लास्ट डे है कि बस आज ही खाना है, ऐसा ना करें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं और उसी में संतुष्टि पाएं, उसी में रज जाएं. I think that is with those words I would like to thank the GLF. I have been associated with them since their inception. Thank to Sandeep and Dr. Gurbilas, and thank you very much. I think we had a wonderful discussion, and my special thanks to both the speakers and for doing a wonderful job. Sandeep, over to you to I think sum up it up or say thanks. Yeah, I'll request Dr. Gurbilas to do the honors. Okay, Dr. Gurbilas, please. Yeah. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦਸੇਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਢੋਲ ਔਰ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰਸ Varun Mehta and Manish Chabra, they're good friends, but they are very kind to spend their time with us this afternoon. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਕੁਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ GLF ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸੂਦ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਰੂ ਦਿਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸਬਰਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਯੋਗ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਮੈਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਨੀਸ਼, ਵਰੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ. ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. GLF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. Thank you very much. Happy Valentine's Day to all. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye. Thank you, Dr. Sandeep. Thank you, Dr. Gurbilas. Thank you. We're all obliged. Thank you, Sanjeev ji. Thank you. Thank you very much.